रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ अरमिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। जैसा कि अल्लाह ने कहा, आप सबको जुम्मा मुबारक। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के ऊपर इस पर कितनी भी मुश्किलात हैं, इस जुम्मे की रहमतों की वजह से और हमारी दुआओं की वजह से ये कुछ कम हो जाए। और उसके साथ साथ कुछ हमारे वो इदारे जो कि सही से अपना काम नहीं करते और उसकी वजह से ये सैलाब आते हैं, वो भी अपना काम सही से करें, ताकि ये जो सैलाबी सूरत हाल है ऐसे हम इसकी तबाहकारियों से निकल जाएं। खैर जी, सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त जारी है मुल्क भर के अंदर। मुल्क भर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो कि इससे महफूज है, बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसके ज़ेर असर है इस वक्त। और इसके साथ साथ इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। कोशिश यही की जा रही है कि कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर दिया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए उन लोगों को जो कि इससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन चूँकि इसका स्केल इतना बड़ा है, इसका हजम इतना बड़ा है कि उसमें शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक समेत जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी कुछ मुतहरिक हुई है और कुछ ना कुछ जो इमदादी मामलात हैं वो बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान की हिकमत में बेहतरी आई बिल्कुल। और कुछ फुटेजेस हमने आपके साथ कल शेयर की थी। हम कोशिश करेंगे कि आज भी कुछ विजुअल्स हमारे पास हैं जो सैलाब के हवाले से रिलीफ दिया जा रहा था, लोगों को मुख्तलिफ खाने की अशिया पहुँचाई जा रही थी। और हेलीकॉप्टर के ज़रिए कल हमने एक शिकायत सी की थी अपने प्लेटफॉर्म से कि जी जो खाना पीना या दीगर चीज़ें हेलीकॉप्टर के ज़रिए राशन फेंका जाता है वो लोगों तक नहीं पहुँचता, बल्कि वो जो शॉपिंग बैग्स होते हैं वो फट जाते हैं। उसके बाद लोग उन्हीं तरह से उसको समेट कर अपनी अपनी जो कह लें हिस्से की चीज़ ले जाने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने कल रिक्वेस्ट भी की थी कि ऐसे मामला ना हो। दूसरी जानिब जी, सैलाब के हवाले से हमने कल पहले 2 दिन पहले खबर दी थी कि जो ट्रक्स हैं जो रिलीफ का सामान लेके जा रहे हैं उनको लूट मार किया जा रहा है। और इसी तरह का एक और वाक़या भी पेश आया जिसमें सैलाब से रिलेटेड जो रिलीफ का सामान था जिन ट्रक्स के अंदर, उसको लूट मार का शिकार बनाया गया। ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जी ये हमारे लिए बड़ी लम्हा फिक्रिया है कि एज ए नेशन हम लोग कहाँ जा रहे हैं कि एक तरफ हमारा मुल्क कितनी तबाही का शिकार हो रहा है, हमारे लोग मुश्किल में हैं, ऐसे में उनकी मदद करने की बजाय हम इस तरह के इक़दाम करें एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, जहाँ पे आप मुख्तलिफ डोनेशंस दे रहे हैं वहाँ पे अगर आपके पास बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ घर पे रखी होती हैं जो बहुत अरसे तक इस्तेमाल नहीं होती, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, किसी मखसूस बीमारी के लिए आती हैं और फिर आपने उनको इस्तेमाल नहीं किया, तो आप वो दवाइयाँ भी डोनेट कर सकते हैं। अगर आपकी दवाइयाँ एक्सपायर्ड नहीं हैं, अपने फ्रिज अपने जहाँ पे भी आप उनको स्टोर करते हैं वहाँ से आप देखें और जो दवाइयाँ जो मेडिसिन आपके पास मौजूद हैं वो मेडिसिन ज़रूर निकालें, उनको एक अच्छे से बॉक्स पे बंद करें और जाके वो भी आप ये जो रिलीफ कैंप्स है वहाँ पे दे सकते हैं। और उसके साथ साथ इस वक्त चूँकि वहाँ पे खड़ा पानी है और 4-5 दिन से इनफैक्ट उससे ज़्यादा पानी वहाँ पे खड़ा है और कई फुट पानी खड़ा है, तो अब वहाँ पे इन बीमारियों के फूटने के और फैलने की जो असरात हैं या क्या कहना चाहिए वजूहात है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो हो सकती हैं। तो इसलिए आप मेडिसिन के ऊपर ज़रा जितने भी लोग रिलीफ का काम करें वो ज़रूर फोकस करें। एक और पॉइंट जो मैं कल किसी से बात कर रही थी जो डोनेशंस इकट्ठे कर रहे हैं, और वो यही बता रहे थे कि जब भी आप लोग डोनेशन के लिए कोई भी चीज़, चाहे वो कपड़े हैं कोई भी खाने की चीज़ है, उसको पैक अच्छी तरह करें। अब नॉर्मली हमारे यहाँ प्रैक्टिस होती है कि कपड़ों को भी हम उस तरह से प्रॉपरली पैक नहीं करते, या खाने की अशिया भी हैं उनको जब आप प्रॉपरली पैक करके डोनेशन कलेक्ट करने वालों को देंगे तो उनके लिए भी कन्वीनियंट होता है कि वो जाके उसको प्रॉपर पैकेजेस को दें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस तरह का मामला भी होता है कि जो आपने पैक सही से नहीं किया होता वो चीज़ें गिर जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए इस बात को भी मेक श्योर करें कि जिस तरह से भी आप डोनेशन को करें उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो लोगों तक पहुंचे बेहतर अंदाज में। ठीक है, तो वो कल एक हेलीकॉप्टर वाली एक और फुटेज भी शायद है हमारे पास जिसमें जब वो चीज़ें गिरती हैं तो वो जब वो तोड़ा होता है या जो कॉटन होता है, पैक होता है, जब वो फट जाता है तो वो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जिसको इकट्ठा करना। तो इससे कतई तौर पे वो फ़ायदा नहीं हो पाता उस इमदाद का जो दी जाती है, जो होना चाहिए, क्योंकि वो ज़ाया हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक तो इसके अंदर चीज़ों को भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर की एक बार फिर स्टेटमेंट जारी हुई। तकरीबन 3,500 के करीब किलोमीटर के करीब ऐसी सड़कें हैं जी जो कि मुतासिर हुई हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और 10 बिलियन US का नुकसान ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इस सारी सूरत हाल के अंदर। एक के बाद इस वक्त रिपोर्टेडली दूसरी तहसील मुतासिर हो रही है। दादू में जो सैलाब का भाव है वो बरकरार है। दूसरी जानिब खैरपुर नातिन शाह में पानी बहुत ज़्यादा है, समझे वो पानी में डूबा हुआ है। मेहड़ और जूही शहर के चारों तरफ पानी पानी है। कौमी शाहराह पर पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली जो ट्रैफिक है वो गुज़िश्ता 4 दिन से बंद है और उसकी वजह यही है। शहदाद कोट को बचाने के लिए जो इससे मुंसलिक 100 देहात हैं उनको डबो दिया गया है ताकि शहदाद कोट की जानिब पानी ना आए, पानी का रुख मोड़ा गया है। दूसरी जानिब खैरपुर की तहसील कोट DG है,
नाराब है वो भी पानी में घिरे हुए हैं। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के जो मुतासर इलाके हैं, अब अगर मजमूई तौर पर इनकी बात करें तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के इम्तहान बन गई है। पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही है, इससे जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उस पर एक नई बहस छिड़ चुकी है और पाकिस्तान के हक़ में आवाज़ें उठ रही है। और उसकी यही वजह है कि जो अमीर ममालिक हैं वो सबसे ज़्यादा कार्बन गैसेस का अखराज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफे का सबब बन रहे हैं, आबो हवा ख़राब कर रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनमें दुनिया में ग्रीन गैस में जिनका हिस्सा 1% से भी कम है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज़ हैं। और हम टॉप 5 में आते हैं, बट एज आई ऑलवेज से कि हम टॉप 5 में नहीं हैं, हम नंबर 1 पे हैं, जो कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन रही है हर जगह। बिल्कुल, अमीर मुल्कों की कोताही का नुकसान कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हज़ारों अफराद मरते रहेंगे, करोड़ों बेघर होते रहेंगे। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक जब तक अमेरिका, चीन समेत अमीर मुल्क कार्बन गैसेस के अखराज पर काबू नहीं पा लेते, उस वक्त तक गरीब ममालिक और कम आमदनी वाले ममालिक आबो हवा की तब्दीली की कीमत चुकाते रहेंगे। अब इसी हवाले से हम ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ लोग हैं जो फील्ड में मौजूद हैं वो सैलाब के हवाले से हमें आगाह करते रहे। हमारे एंकर पर्सन इमरान सनाउल्लाह भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ सारा हयात मौजूद होंगी, जो बेसिकली फोकस किए हुए हैं क्लाइमेट चेंज लॉ एंड पॉलिसी के ऊपर। और इसके साथ साथ सारा को हमने फॉक्स पे, CNBC पे और दीगर इंटरनेशनल मीडिया पे तो पाकिस्तान के हालात को बयान करते हुए सुना है, लेकिन हमने कोशिश की कि आज हम क्लाइमेट चेंज को लेकर सारा से भी उनके ख्यालात पूछें और क्या सोल्यूशन है, क्या इस पे हल हो सकता है, इस पे भी बात करें। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच इमरान एंड थैंक यू वेरी मच सारा फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। सबसे पहले इमरान, आपकी जानिब आ जाते हैं, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से फील्ड में मौजूद हैं और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहाँ पे जो जो सूरत हाल है आप हमें आगाह कर रहे हैं। आज आप कहाँ पर मौजूद हैं और इमरान अब आप किस तरह के मनाजिर देख रहे हैं? कुछ बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं आपको सारी सिचुएशन में? जी बहुत शुक्रिया आपका अरमला और इमरान। यहाँ पर सूरत हाल कुछ जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी मसला ये है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ जो भी पानी में डूबे हुए हैं और जहाँ पानी इकट्ठा हो गया था वो अब आप ये समझ सकते हैं कि शायद एक छोटे डैम की शक्ल इख्तियार कर गया। वहाँ से सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि वहाँ से पानी किस तरह से उसकी निकासी करनी है, जो कि इतलात यही नजर आ रही हैं और हम भी देख रहे हैं ग्राउंड पे कि 1-1.5 महीने से पहले शायद ये पानी भी यहाँ से ना निकल पाए। दूसरी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इस वक्त वबाई अमराज टूट पड़े हैं, डायरिया लोगों को हो रहा है, खासतौर पर स्किन के बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि जो कोहे सुलेमान से जो रोज कोहियों का सैलाब आया था उसमें बड़े केमिकल्स मौजूद होते हैं और उस पानी को यहाँ के लोग कहते हैं काला पानी। तो जो अगर बॉडी को टच हो जाता है तो वहाँ पे एलर्जी हो जाती है उनको, और उसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर मेडिकल कैंप्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तीसरी चीज जो होती है वो अब ये है राशन और इमदाद के हवाले से। यहाँ पर ये एक चीज देख के मुझे ये खुशी जरूर हो रही है कि यहाँ पर राशन और इमदाद बड़ी वाफर तादाद में जो है वो मिकदार में यहाँ पर पहुंच रही है। NGOs बहुत बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं, दुनिया भर से हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर, आप इसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ के होटल्स में इस वक्त रहने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर की NGOs, पाकिस्तान की NGOs और वो लोग जो कि मुखय्यर हज़रात हैं वो यहाँ पर अपना राशन बांटने के लिए आए हैं। एक चीज जो इमरान ने बात की थी कि हेलीकॉप्टर पे जो इमदादी सामान फेंका जा रहा है, कुछ यहाँ पर सूरत हाल ट्रकों से भी फेंका जा रहा है और वही चीजें जाया भी हो रही हैं। अच्छा। तीसरी चीज ये कि जो कैंप्स में लोग मौजूद हैं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि उनको सिर्फ खाना पानी और ये वो सब चीजें चाहिए, टेंट चाहिए। नहीं जी, इससे जायद भी कुछ छोटी मोटी चीजें जो कि हम अभी तक हमारे जहन में भी नहीं है। कल एक बच्चे को हमने देखा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, शदीद गर्मी में वो गर्म सड़क पे चल रहा था और बार बार अपने बाप से पंजाबी में या सराइकी में इस तरह की बात कर रहा था कि मुझे चप्पल लेके दे, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे मेरे पाँव जल रहे हैं। और उसके बाप के पास शायद वो 50 या 100 या 200 रुपए भी नहीं है। मैं आपको सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जी, उस 100 रुपया तो हम सब लोग निकाल सकते हैं, हम हजारों का खाना खा सकते हैं, तो एक बच्चे की चप्पल भी दे सकते हैं। अगर नई चप्पल नहीं तो हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा होता है शूज का, सॉक्स का, चप्पलों का, कपड़ों का, ठीक है, टोपियों का, हर चीज हमारे पास वाफिर मिकदार में है। तो मैं तमाम लोगों से, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया है और मैं यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देख रहा हूँ, हमारा मकसद भी ये है कि लोगों तक इमदाद पहुंचे। तो जिसके हाथ में जितना कुछ है, थोड़ा या ज्यादा, पैसे की शक्ल में या सामान की शक्ल में, वो जरूर इन लोगों तक पहुंचाए। अभी भी मैं समझता हूँ कि अगले 1 से 1.5 माह जो है ना, वो इन लोगों के लिए आगे बहुत मुश्किल रहेंगे।
ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी है, एक तरफ तो आपने कहा कि यहाँ पे ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हैं इमदाद को लेकर। मेरा फोकस मेडिकल कैंप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। कितने मेडिकल कैंप्स हैं यहाँ पे, और क्या ख़वातीन के लिए कोई अलहदा मेडिकल कैंप्स भी हैं, और मेडिसिन के हवाले से क्या तफसीलात है, जो कि हम ये फोर्सी कर रहे हैं आने वाले वक्त में, चूँकि खड़ा पानी है, यहाँ पे वबाएँ फूटनी हैं, वहाँ इस तरह की सूरत हाल होनी है, दिस इज़ ऑब्वियस। तो इसके लिए क्या देख रहे हैं आप इमरान? अच्छा इमरान, सबसे यहाँ का बड़ा मसला यही है कि वो जो दूर दराज के इलाके हैं, जो अभी तक उनका रास्ता कटा हुआ है और वो रास्ता अभी तक नहीं बन पाया। जो मेन इंडस हाईवे है ना, वहाँ पे कुछ पुल जो थे वो टूट गए थे, उनको आरसी तौर पे बहाल किया गया, लेकिन छोटी ट्रैफिक के लिए। असल मसला है इससे पिछले इलाकों में, जहाँ पर लोग, आबादियां कम हैं, लेकिन उनका रास्ता जो है बाहर मुनक़ता हो गया है। अगर किसी ने हॉस्पिटल जाना है वो नहीं जा सकता, किसी को इमदाद के लिए वहां तक पहुंचना है वो नहीं पहुंच सकता। अब मसला यही है कि वहां पे एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, वहां पर बाइक भी नहीं जा सकती, वहां पर गाड़ी भी नहीं जा सकती। वहां पे वो बंदा जा सकता है जो शायद वहां का रहायशी, उसकी मजबूरी है। अब वो इतने इतने पानी के अंदर वो वहां से ट्रैवल करेगा और वहां पे जाएगा, लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ से किसी इमदाद के लिए जाएगा तो जब वापस आएगा तो उसकी पूरी बॉडी पे एलर्जी हो चुकी होगी। अच्छा। आपने बात की खवातीन की अलग अलग मेडिकेशन के हवाले से, तो जनाब यहाँ पर तो बहुत बुरी सूरत हाल है। एक छोटा सा कैंप जिसमें हार्डली शायद 2 या 3 लोग रह सकते हों, वहाँ हमने 7-7, 10-10, 12-12 लोगों को देखा है, और बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन इसमें मौजूद हैं। एक ऐसे माहौल में मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि खवातीन के लिए कोई अलग से मेडिकल कैंप हो। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम आपसे भी बात करते हैं। हमारे साथ सारा हयात भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। सारा, ऑब्वियसली हमने क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे ये इम्पैक्ट, ऑब्वियसली जब हमने सैलाब की सूरत हाल अभी जो देखी है, और इस तरह के बहुत रेगुलर इंसिडेंट्स होने लग गए हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, दुनिया भर में इसके हवाले से आवाज़ तो उठाई जा रही है। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का आया है। सबसे पहले तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी कि ये जो हमारे यहाँ सैलाब आया है और इससे पहले में आया है, ये वक्त के साथ साथ मज़ीद ज़्यादा होंगे इस तरह के वाक़यात, इसको लेकर आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगी? शुक्रिया। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आपने जिस तरह खुद कहा कि क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं, जिसमें आपने बड़ी अच्छी तरह शुरू में भी कहा कि आबादी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। हम 5वां सबसे ज़्यादा, हमारी दुनिया में 5वीं सबसे ज़्यादा आबादी है, और इकोनॉमिक हालात हमारे को इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली मुतासिर करती है। जहाँ तक ये फ्लड्स की बात है, आई थिंक सब लोग बहुत ज़्यादा हुकूमत की तरफ उंगली उठा रहे हैं इन दिस केस, लेकिन वो सिर्फ एक हद तक ही आपको इस वक्त करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत चाहे जो भी कर लेती, इतने ज़्यादा जो फ्लड की इंटेंसिटी है उसको नहीं, वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती थी। तो इसकी वजूहात ये हैं कि इन फ्लड्स की पीछे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है। वो उसकी साइंस ये है कि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो आपका जो फ़ज़ाई टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जो गर्मी हो जाती है बेसिकली, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो आपके जो क्लाउड्स हैं उसमें आप वो ज़्यादा पानी होल्ड करते हैं, वाटर वेपर जिसे कहते हैं। और इन बारिशों में भी यही हुआ है कि जब वो क्लाउड्स, जब बारिश होती है तो वो एकदम से टोरेंशियल या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसको आप रियली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप उसके बारे में पहले प्लान या प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि हर साल आपको पता है कि पाकिस्तान में मॉनसून्स आते हैं, और उससे हम मुतासिर भी बहुत होते हैं, बल्कि हम काफ़ी खौफज़दा होते हैं जब मॉनसून्स आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर कराची। लेकिन हर साल हमारे पास 3 से 4 साइकिल आते हैं मॉनसून बारिशों के। इस बार इस वक्त तक 8 साइकिल आ चुके हैं, 8 दफ़ा मॉनसून रेन्स जो हैं वो अपनी साइकिल में आ चुकी हैं, और जो 4 हैं उसके मुताबिक अब 2 और साइकिल्स प्रिडिक्टेड हैं, जो हो सकता है अक्टूबर तक जाएं। ये भी एक माहौलियाती तब्दीली या चेंजिंग वेदर की वजह से होने वाली एक फिनोमेना है। इसमें भी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, या हुकूमत को इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती थी। तो फिर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि हमारे जो माउंटेन्स हैं नॉर्थ में, K2 ये हिमालयाज़ जो हैं,
पाकिस्तान में नॉर्थ और साउथ पोल के बाद हम सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आइस मैस है। 3rd लार्जेस्ट आइस मैस पाकिस्तान में है और ये ग्लेशियर्स गर्मी की वजह से पिघल रहे हैं, ये बर्फीले जो पहाड़ हैं, और जब ये पिघलते हैं तो एक फ्लैश फ्लड आता है। आपने खुद वीडियोस देखी होंगी, ट्विटर फेसबुक वगैरह पे सर्कुलेट कर रही है। 1 मिनट बिल्कुल खामोशी है और दूसरे मिनट सैलाब इस तरह आया है कि पूरा। अच्छा सारा, इसमें एक पॉइंट ये भी बताइए कि जब भी हम मिशन की बात करते हैं, आपने कहा कि गवर्नमेंट्स इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती, बट आई थिंक दे कैन मेक अ पॉलिसी, वी कैन समहाउ मेक सम वाटर रिजर्वायर्स, जिससे हमें थोड़ा हेल्प हो सकता है, जिस तरह पूरी दुनिया चलती है। और इसका शिकार तो ये पूरा साउथ ईस्ट एशियन रीजन ही है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन मजमूई तौर पर अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि हमारे जहन में बीइंग अ लेमैन तो यही आता है कि जब क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो दरख्त लगाएं, और दरख्त ही जहन में आते हैं। क्या इसका कोई और साइंटिफिक सोल्यूशन है या कुछ और ऐसी प्लानिंग की कुछ सजेशंस हैं जो कि आ सकती हैं जिसके तहत हम कुछ इसके असरात कम कर सकें, क्योंकि शिकार तो हम हैं इसका और रहेंगे। दरख्त लगाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगाना चाहिए, लेकिन वो माहौलियाती तब्दीली से को कंट्रोल करने में दरख्तों का काफ़ी एक लिमिटेड सा स्कोप होगा, स्पेशली जब इतनी ज़्यादा हमारे लिए ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो दरख्त लगाएं, लेकिन जिस तरह आपने कहा हमें और चीज़ें भी करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान में पॉलिसीज़ मौजूद हैं। इस वक्त सैलाब से डील करने के लिए पॉलिसी मौजूद है, लॉज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं। प्रॉब्लम इस वक्त कवानीन के ना होने की नहीं है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की है। हमें इन सैलाब को के लिए प्रिपेयर करने के लिए, हाँ ज़रूरी था कि जब हमें पता था कि किसी हद तक तो सैलाब आना है, चाहे इतना इस स्केल का हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे, तो हमें चाहिए था हम खाना स्टोर करते, हम राशन स्टोर करते, हम कपड़े, जिस तरह या आपके रिपोर्टर ने बड़ी जो वो ऑन द ग्राउंड हैं, जो वो देख रहे हैं, वो मैं लाहौर बैठे तो नहीं देख रही, तो जो वो बात करें, हम जूते कपड़े स्टोर कर सकते थे, वी कुड हैव सेव्ड, और फिर जब आता सैलाब तो हम उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि आपने अगेन वीडियोस में देखा होगा, पूरी की पूरी इमारतें बनाई गई हैं जी दरिया के बिल्कुल ऊपर, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छे व्यूज़ के लिए। वो कभी नहीं बनानी चाहिए थी, वो अब गिर रही हैं, वो दरियाओं में जब गिर रही हैं, वो सैलाब के रास्ते में आ रही हैं, वो सैलाब उनको अपने साथ लेके जा रहा है, आगे लोगों को उससे एक्स्ट्रा नुकसान पहुंचता है। इमारत गिरती है, उसके साथ उसका पत्थर, उसका ब्रिक्स, हर चीज गिरती है, वो आगे जाके टकराती है, लोग गांव से टकराती है पूरे। ये इमारतों के जो परमिट थे ये कभी नहीं देने चाहिए थे। है कि हमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा खास तौर पे इस किस्म की तजावुजात के खिलाफ, और खास तौर पे नॉर्थ के अंदर, जैसा कि हमने मदियन में देखा, बहरीन में देखा, सवात में देखा। हमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान करना पड़ेगा केपी गवर्नमेंट को, खास तौर पे इन तजावुजात के लिए। डू यू सी? आई थिंक सो जी। ऑपरेशन मीन्स कि बेसिकली गवर्नमेंट अब चाहिए हुकूमत को कि अब ये फ्लड्स आ गए हैं, हम इन फ्लड से डील करें, और जब ये सबसाइड करें इंशाल्लाह, तो उसके बाद जब पानी की सतह सबसाइड करे, उसके बाद एक फ्लड प्लेन असेसमेंट जिसे कहा जाता है वो कंडक्ट की जाए। इसके तहत आप ये मालूम करते हैं कि मुल्क के कौन से हिस्से हैं जो फ्लड वल्नरेबल हैं, जिनको अगली दफा भी फ्लड के वो रास्ते में आएंगे, और उन जगहों पर आप कंस्ट्रक्शन मत अलाउ करें, उन जगहों पर आप लोगों की रहने मत दें। सर आपने ये तो बताया कि हमें ये सजेशन होनी चाहिए ऑब्वियसली कि हुकूमत को टाइमली इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब एक और फैक्टर जो हमने पहले अपने इंट्रो में भी किया और आपने भी उसकी तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान मालिक में से है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का जिस पे इम्पैक्ट आ रहा है, दो कि उसकी कंट्रीब्यूशन इतनी ज़्यादा नहीं है। सो इसके लिए इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी, या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके हवाले से भी तो एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हम जैसे ममालिक, पाकिस्तान जैसे ममालिक, सबसे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है और दीगर हम उसमें इतना कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, बीच में मैंने आई लॉस्ट यू कुछ इंटरनेट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इस वक्त यही गुस्सा है पाकिस्तान में कि हम जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें पाकिस्तान का 0.8% कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज में,
जो कि एक निग्लिजिबल है, बिल्कुल आप वो उसकी कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पे जो असरात हैं क्लाइमेट चेंज के, वो आप देख ही रहे हैं इस वक्त। ये फ्लड्स एक बहुत वाजे हमारे ऊपर जो असर है क्लाइमेट चेंज का, और जो आवाज़ उठाई भी जा रही है, जो मैं खुद भी उठा रही हूँ, वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक तो इस बात से आगाह हो कि उनका जो लाइफस्टाइल बरकरार वो रखते हैं, जो अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस वो वेस्टर्न दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो उनकी जो रिलीज होती हैं एमिशंस, उसके उनको उतना अफेक्ट नहीं है जितना हम डेवलपिंग वर्ल्ड, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन हिस्सों पे इनका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं। और दुनिया में ऐसी जो आपने बात की पॉलिसीज़, इंटरनेशनल लेवल पे पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल लेवल पे लॉज मौजूद हैं, लेकिन उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इस वक्त आप देखें कि बहुत से जो हैं सदर मुमलकत वो बोल रहे हैं, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है, और बहुत से और लोगों ने भी बात की है कि वेस्टर्न दुनिया जो है वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रोल करेंगे तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, तभी उनको कोई सुकून मिलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। राइट, आप सारा हमारे साथ रहिए। इमरान से हम एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर आपकी जाने वापस आ जाते हैं। इमरान, एक तो मेरा सवाल ये है कि जब 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं, चूँकि मकामी लोगों से आपकी बात हुई होगी, इमरान, आई होप यू कैन हियर मी, मकामी लोगों से आपकी बात हुई होगी, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मज़ीद? ये सिचुएशन जो फ्लडेड सिचुएशन है, जो पानी की मौजूदगी है, वो कितनी देर मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होने वाली है? और दूसरा, आप भी चूँकि देख रहे हैं, तो आपका क्या अंदाज़ा है कब तक कम अज़ कम ये वाटर ड्रेन कर दिया जाए और थोड़ा सा लोगों के लिए ज़मीन तो अवेलेबल हो जाए कि वो अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा से शुरू करें या बहाली की जानिब जाएं? इमरान, बात दरअसल यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, उनकी फसलें थी, सबकी फसलें तबाह हो गई, तो 3 से 5 या 6 माह लगते हैं एक फसल को तैयार होने में। तो इन्होंने उसके उधार भी पकड़ा होता है, उस पर इन्वेस्टमेंट भी की होती है, तो अगली फसल के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। अब जिसके पास भी राशन आ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि कम से कम 3, 4, 5, 6 महीने तक का राशन अगर मुझे उसे मिल जाए ना, तो कम से कम जिंदा रहने के लिए उसका किचन चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा मामला नहीं है कि जो लोगों ने अभी इमदाद की है तो वो उसके बाद वो ठंडे होके बैठ जाएं। मेरा ख्याल है ये कुछ महीने तक ये प्रोसेस चलना चाहिए, इनको इमदाद, इनको जो जरूरियात है वो पहुंचनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जब तक 1-1.5 माह तक पानी जब तक नहीं आता, नीचे नहीं उतरता, निकासी नहीं होती, तो ये लोग अपने घरों को नहीं जा सकते। चौथी चीज ये है कि जिस जगहों पर ये लोग रह रहे हैं, वहां पे आपको पता है जहरीले जानवर हैं, वहां पे हमने खुद देखा सांप वहां पर हैं। दिन को तो चले सांप नजर आ जाता है, तो पानी में तैरता हुआ इनकी तरफ आ जाता है, तो ये लाठियों से उसको मारते हैं। कुछ लोग इससे जख्मी भी हुए हैं उनकी, और हमें ये भी पता चला है कि स्नैक बाइटिंग की जो वैक्सीन है ना, वो भी कुछ जगहों पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि समझने वाली है, सब लोग जो देख रहे हैं उस चीज को समझें कि खुदारा इन लोगों को मांगने वाला ना समझें। अगर आज ही आपके सामने हाथ फैला रहे हैं तो ये मांगने वाले नहीं हैं। मैं खुद इन लोगों को जानता हूँ, इनके हमारे घरों से बड़े बड़े रकबे हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ये लोग तो देने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसा मसला, एक कुदरती आफत आई है जो कि इनको रोड्स पे ले आई है। यानी आप इनके साथ हेल्प तो इनकी करें, लेकिन इनकी इज्जत नफ्स को मजबूर ना करें। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें ऑन ग्राउंड जो भी सिचुएशन है उसे आगाह किया। हम आपसे मजीद अपडेट लेते रहेंगे। सारा, इन द एंड अब हम ऑब्वियसली ये डिजास्टर आया है, इसके मैनेजमेंट के हवाले से लॉन्ग टर्म प्लान तो स्टिल हमारे पास नहीं है। कोई ऐसी सजेशंस जो आप देना चाहें कि अभी फौरी तौर पर इकदाम ऐसे लिए जाएं ताकि ये जो डिजास्टर आया है इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सके? आप जो रिपोर्टर साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक तो बात की कि इसको आप इसको आप बिल्कुल ये ना समझें कि वो मांगने वाले हैं। इस वक्त हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो सैलाब से मुतासरीन जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो कर सकते हैं वो करें। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि सिर्फ ये मत सोचें कि इस महीने या अगले महीने तक इनको राशन की ज़रूरत है। राशन, इनको कपड़े, खाना पीना, इनको हर चीज़ की अगले काफ़ी कुछ महीनों के लिए हमें इस बात को अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है कि अगले कुछ महीने, बल्कि हो सकता है एक पूरा साल,
ये लोग हमारी जिम्मेदारी रहें, उन लोगों की जो फ्लड से मुतासिर खुद नहीं है, और हुकूमत की जिम्मेदारी रहें, स्पेशली क्योंकि अब एड आ रही है। एड के लिए हम जो इंटरनेशनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एड आ रही है, फंड्स आ रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब रिहेबिलिटेशन या बहाली की तरफ आए हम दोबारा, जो इंशाल्लाह हम आएंगे, तो उन जगहों पर दोबारा मत कंस्ट्रक्शन की जाए, उन जगहों पर लोगों को मत रहने दिया जाए जो आपको पता है कि अगले कुछ सालों में, खुदा न खास्ता अगले साल या उससे अगले साल सैलाब के रास्ते में दोबारा आएंगे। ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सारा, आप हमारे साथ मौजूद रही, आपने अहम नुक्त पर अपना तज्जिया भी रखा हमारे सामने और एनालिसिस भी किया उनका। दूसरी जानिब इमरान सनाउल्लाह हमारे एंकर भी हमारे साथ थे जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहे थे, और इमरान की बात बहुत खूबसूरत थी कि आप इन लोगों को मांगने वाला न समझे। मांगने वाले लग रहे हैं आपको, हो गए हैं बेचारे, क्योंकि उनके ऊपर आफत ऐसी आन पड़ी है, लेकिन ये मांगने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजारने वाले लोग हैं जिन्हें कुदरती आफत ने आन लिया है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम बिल्कुल अपना भाई समझ के, कल भी मैंने अंसारे मदीना की मिसाल दी थी आपको, बिल्कुल उसी तरह हम उसी जज्बे का मुजाहरा करें और इनकी हिमायत करें, उनकी मदद करें। ब्रेक लेके बताते हैं। बैक फ्रेश वक्त हुआ है मेरा घर सेगमेंट आपको दिखाने का, जिसमें आज सारा आपकी मुलाकात करवा रही हैं आर्टिस्ट RM नईम साहब से, उनकी लाइफ, उनका करियर और कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। जानते हैं आज के सेगमेंट मेरा घर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? या अगर ये पूछूं कि आप ज़िंदगी में जिस प्रोफेशन में हैं, क्या आप उस प्रोफेशन से मुतमईन हैं या आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो प्रोफेशन अपना चुके हैं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो वो प्रोफेशन अपनाते हैं जिसमें उनको शौक़ होता है, और कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, घर चलाना है तो बस वो काम करते हैं जिससे पैसे अच्छे मिलें। मेरा आज का शो, मेरा आज का मेहमान एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। उनका ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से था। उन्होंने ये कर दिखाया कि अगर तुम्हारे पास वसाइल नहीं भी हैं, अगर तुम्हारे हालात ठीक नहीं भी हैं और तुम्हारा ख्वाब बड़ा है और शौक़ सच्चा है, तो तुम अपना नाम पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान से बाहर भी मनवा सकते हो। मैं बात कर रही हूँ आर्ट कलेक्टर की, मैं बात कर रही हूँ विजुअल आर्टिस्ट की, मैं बात कर रही हूँ आर्ट प्रमोटर की, मैं बात कर रही हूँ आर्ट एजुकेटर की, मॉडल की, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, एक्टर की। मैं बात कर रही हूँ RM नईम की, जिनको रिसेंटली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, और आज मैं चाहती हूँ कि ये शो तमाम लोग जो अभी भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में हर ख्वाब देखते हैं कि हमने यहाँ पहुँचना है, आप पहुँच सकते हैं। अंदर चलिए मेरे साथ, करेंगे आज RM नईम से ढेर सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ। गुड मॉर्निंग। आइए जी। थैंक यू सर, इतना खूबसूरत घर है सर का, माशाल्लाह। सर आज का शो दोस्तों मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, क्योंकि सर एक गेस्ट नहीं है, वो उस्ताद भी हैं। हमारी एक एसोसिएशन है NCA फैमिली की, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े नाम दिए हैं, जिनमें से एक नाम हमारे साथ है, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा जा रहा है। सर कैसा लग रहा है? बहुत बड़ी बात है ये। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी मुल्क के लिए इतना प्यार रखते हैं और उसके लिए आप कुछ कर रहे हो, तो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके अपने लोग जो हैं वो उस चीज़ को किस तरह लेते हैं, स्टेट किस तरह लेती है। तो मुझे लगता है उस स्टेट ने मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। हाय, सर पे वैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सर की एक अपनी रेजिडेंसी भी है, RM नईम रेजिडेंसी। हम बहुत सारी बातें करेंगे आज, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अंदर, आपको खूबसूरत सा घर दिखाते हैं सर का। सर ये कौन सा पोर्शन है? इसको हम बोलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका से हमारी एक तो बड़ी मेमोरीज़ हैं, दूसरा है कि इसमें जब हम जिस भी घर में जाते हैं, नए हमने घर बहुत बदले हैं। अच्छा? तो जिस घर में भी हम जाते हैं नए में, हम वहाँ पौधे ज़रूर लगाते हैं। प्लीज़ बैठिए। सर आपने बहुत खूबसूरत बात की अभी कि आप घर बदलते रहते हैं और साथ साथ पौधे लेके जाते हैं, तो पौधों के साथ बहुत उनसीयत सी है। मेरा ख्याल है आजकल जो इस मुल्क को सज़ा मिल रही है उसी बात की मिल रही है कि हमने पौधे नहीं लगाए। अगर आप इन्वायरमेंट के साथ छेड़खानी करेंगे तो इन्वायरमेंट बहुत बुरी तरह बदला लेती है आपसे। और आज जो मुल्क के हालात हैं, हम सबको मदद करनी चाहिए उन सब की, लेकिन ये सब गलती हमारी ही की हुई है। काश हम अपने औलाद को सिखाएं और हर इंसान को सिखाएं कि पौधे लगाना क्यों ज़रूरी है, तो एटलीस्ट इस आने वाले अजाब से बच सकते हैं जो इन्वायरमेंटल एक प्रॉब्लम हमारे सब पे सवार है इस वक्त सर पे। दोस्तों मैंने तो घर देख रखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज आप हमारे शो के तवज्जुह से इनका घर देखिए। आइए मेरे साथ। सर मैं देख रही हूँ कि आपके घर में आपके काम के अलावा पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम मौजूद है, ऐसा क्यों?
मेरे ख्याल है आप आर्ट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि जो आप लोगों को समझा रहे हैं कि आर्ट आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा मेजर हिस्सा होता है, उसके बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, आपकी हिस्से लतीफ़ को जगाता है और बहुत सारी नई चीज़ें आपके अंदर पैदा करता है, और वो मेरे अपने घर पे ना हो तो कितना अजीब लगेगा। तो मुझे लगता है मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े उस्तादों के साथ और यंग हाई पोटेंशियल लोगों के साथ मैं रह रहा हूँ, तो मुझे तस्वीरें नहीं लगती, मुझे लगता है लोग हैं। सर 1986, 1987 में मीरपुर खास जैसे छोटे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान और इतना बड़ा ख्वाब कि मैंने NCA जाना है, वालिदैन का क्या रिएक्शन था? ख्वाब कुछ नहीं था, बस मुझे लगता था कि मैं कुछ जब तस्वीरें देखता हूँ कोई बनाते हुए किसी को या बनी हुई, तो मुझे लगता था कि पता नहीं ये कौन लोग बनाते हैं, ये किस तरह के लोग हैं। लेकिन प्रेशर वही था मुझ पर भी कि डॉक्टर इंजीनियर बनने का। कुछ अरसे बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि बच्चे के शौक़ ज़रा और तरह के हैं और ये वक्त कहीं और गुजार है, तो उस टाइम पे वो इनिशियली कन्विंस नहीं थे। और मुझे NCA का पता भी नहीं था। तो कोई भाई, मेरे सलीम भाई मुझसे बड़े, उनकी दुकान पे अखबार की कटिंग दे गया कि नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन आए हुए हैं, तो तुम्हारे भाई को बड़ा शौक था। तो आज तक मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ, वो फरिश्ता कौन था। तो आई थिंक वो एक पॉइंट था कि जहाँ ज़िंदगी मेरी बदलने जा रही थी, लेकिन मुझे कोई ज़िंदगी में चीज़ आसानी से कभी नहीं मिली। तो उस टाइम पे ब्लास्ट हुआ था कराची में, एक सदर में जी। तो बाय द टाइम जब NCA के लिए मैंने अप्लाई किया तो मुझे डाक लेट मिली, उस ब्लास्ट की वजह से डिस्पर्स हो गई थी सारी डाक, और जब मैं पहुंचा हूँ तो एडमिशन हो चुके थे सबके, सिर्फ मेरा रह गया था। लेट एडमिशन नहीं, अगले साल एडमिशन। ओह, ये तो बड़ी कोई इंटरेस्टिंग कहानी है। NCA का दाखिला वो भी अगले साल, तो दिल तो टूट गया होगा? नहीं, मेरा दिल कभी नहीं टूटता। मैं हमेशा चीज़ों से सीखता हूँ और मुझे लगा खुदा ने अब मुझे 1 साल दिया और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं जानना चाहती हूँ बचपन के हवाले से कोई बात करें। बचपन कैसा था, कितना क्रिएटिव था, मीरपुर खास में रहते थे, क्या लाइफस्टाइल था? यार देखिए, बचपन हमारा बहुत ही मजदूरों की तरह गुजरा, और गरीब घरों के बच्चे, उनके जनरली बच्चे ज़्यादा ही होते हैं गरीबों के। कितने बहन भाई हैं? हम 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह। कोई भी काम मिलता था, जिस तरह मैं जब क्लास 4 में था तो मैं कारपेट वीव करता था। उसके बाद मैंने कोई साइकिलों की दुकान पर काम किया। क्लास 4 में? मतलब क्लास 4 से ऑनवर्ड मेरे हाथ में ब्रश या डिज़ाइन या कुछ चीज़ आ गई थी, और अर्निंग भी हो रही थी। हाँ, अर्निंग भी हो रही थी। 3rd मैंने काम किया तो ब्रश लेके मैं ट्रॉली के नीचे रंग लगाया करता था, तो ब्रश मेरे हाथ में उस वक्त भी आ गया था। तो एक्सपीरियंस खुदा मुझसे करवा रहा था, लेकिन मैं जो भी काम कर रहा था मैं हमेशा कहता था कि मैंने ये करना नहीं है, मैंने करना कुछ और है। तो क्या करना ये नहीं पता? कुछ नहीं पता था, आई वाज टोटली ब्लैंक। बहुत सारी और बातें हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आपको एक और कमरे में लेके जाएं और वहाँ जाके और मजीद हम फनकारों का काम दिखाएं। चलिए चले जी, आए आपको दिखाते हैं फिर कहाँ जाना है अगले कमरे में। बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर भी हैं। तो ये किसका काम है? ये अली काज़िम है, नीचे अनवर सईद, खूबसूरत, ये अदील जफर, ये मुदस्सर और बहुत सारे लोग सारे। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। मुझे बहुत पसंद है कि घर की ये जगह। सर ये बताएं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक NCA से भी है, पर आपके घर को डिज़ाइन किसने किया था? मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने ये बना बनाया घर लिया था, और ये डिज़ाइन है एक कैनेडियन आर्किटेक्ट का। उसके बाद मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, राशिद रशीद, ये जो भी कमाल उनका दिखाया हुआ सारा का सारा। सर वाइट कलर क्यों? पूरा घर वाइट है, बाकी रंग इतने जो लगे हैं आर्ट। हाँ, ये कौन सा आर्टिस्ट है? ये एक यंग बच्ची है, बहुत ही हाई पोटेंशियल है इसका, और इसका नाम है अमीमा। ये सैयद हुसैन है जो हज़ारा के जो मिसिंग बच्चे हैं और मिसिंग सब्जेक्ट पे काम करते हैं, और ये अफान भागपति हैं, कराची के आर्टिस्ट। ब्यूटीफुल वर्क। तो इस घर में सर मैं कोई भी ऐसा काम नहीं जो मुझे काम पसंद ना हो। आप सर की नीचे वाला फ्लोर भी देख सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। सर ये किसका था आइडिया? क्या ये बना हुआ था? ये राशिद साहब का। ये स्पेस वाज हियर, हमने ऑल्टर की थी। दिस वाज माय आइडिया कि हम इसको ऐसे ही रखेंगे। जो घर की हमारी बॉस हैं सदफ जी जी, उनका स्टूडियो नीचे है। सर आप एक खुद उस्ताद भी हैं, स्टूडेंट लाइफ भी आपने क्या अमेजिंग गुजारी है, स्कूल में, कॉलेज में, NCA में खासकर आपने वो रिलेशनशिप एंजॉय किया है उस्ताद शागिर्दी वाला। आपको लगता है कि आज भी वो एग्जिस्ट करता है कल्चर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपने केस में कभी ये नहीं लगा कि किसी ने मेरी इज्जत ना की हो। मुझे लगता है कि वो तो आते ही घर से आपसे सीखने के लिए। ये गलती कहीं उस्ताद की है, कहीं हमसे कोई गलती हुई है कि इदारे में जो पढ़ाने वाले लोग हैं, एजुकेशन सिस्टम है, कि हम उस तरह के शहरी प्रोड्यूस नहीं कर सके। इस मुल्क का ये हाल ना होता अगर इस मुल्क के असातिज़ा अच्छे होते। अब हम घर के किस कोने में जाएंगे? एक जगह है उसमें फ्रेंड्स कॉर्नर हमारा, तो चले वहाँ चलते हैं।
ये है जी वो कमरा जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। फ्रेंड जोन। हाँ, जिस पे दोस्तों का हक ज़्यादा है, मेरा कम है। हाँ, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सर के दोस्त आ जाएंगे और सुबह है, सुबह का टाइम है, लेकिन वो दोस्त तो कभी भी आ सकते हैं। सर इतना प्यार दोस्तों से कि उनकी वजह से आपने पूरा एक पोर्शन उनके नाम कर दिया। मेरा ख्याल है आप सबसे अमीर उस वक्त होते हैं जब आपके दोस्त हों और अच्छे दोस्त हों। तो उस मामले में मैं बहुत ही अमीर हूँ। जितना मेरा हक है इस घर पे, शायद उससे कहीं ज़्यादा मेरे दोस्तों का हक है इस घर पे। सर कहते हैं एक आर्टिस्ट के लिए शादी करना और उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। आपने शादी को कैसा पाया? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शादी के लिए बना नहीं था। तो मुझे लगता था इंसान की ज़िंदगी में एक औरत ही होती है जो उसको पैदा करती है, और उसके बाद उस ज़िंदगी को अगर समझना है तो एक औरत का होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो मेरे ख्याल है वो कमी आपकी वाइफ ही पूरी कर सकती है माँ के बाद। सर हमारी फील्ड की अगर हम बात करें, आई थिंक नॉट आवर फील्ड, आई थिंक हर फील्ड का एक मसला है कि आपकी जान पहचान जहाँ ज़्यादा होती है, और अगर आप एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, पीआर भी अच्छी होती है, मौके बहुत मिलते हैं आपको। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना बहुत मेहनती, काम अच्छा है, क्राफ्ट अच्छा है, लेकिन कोई जानता नहीं है, वो लोग कैसे आगे बढ़े? मेरे ख्याल है आपने सवाल किया बहुत अच्छा है, और इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है नेपोटिज्म ने। ठीक है, नेपोटिज्म ने, और जो एक मेरिट का सही इस्तेमाल जब नहीं होता। लेकिन ऐसी एग्जाम्पल भी है मेरे जैसी भी। मेहनत से ना घबराएं। जिस तरह मैंने अपना कैरियर शुरू किया तो डेफिनेटली फ़ी के पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे पास एनसीएम में। तो मैं बारी स्टूडियो के बाहर जो लेबर्स की लाइन होती है उसमें खड़ा होता था, और जब आवाज़ आती थी अंदर से कि फलना चाहिए तो हम बहुत सारे लोग भाग पड़ते थे। तो मुझे याद है मैं हर चीज़ पर अंदर घुस जाया करता था। तो मैंने बारी स्टूडियो में दीवारें पेंट की हुई हैं, सेट्स पेंट किए हैं मैंने। वो बहुत लग रही है। नाश्ता करने चले सर? नाश्ता मैं तो नहीं करता, आपने वाकई करना सीरियस है आप? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। साथ चलते हैं, नाश्ता करते हैं और एक खूबसूरत सा सवाल भी करते हैं। चले ज़रूर। सर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। आपको जो पता चला कि आपको ये साल मिलने वाला है, आपकी कैफियत क्या थी, फर्स्ट कैफियत? तो मेरे ख्याल है अवार्ड का जो तरीका है वो बहुत ही खूबसूरत है। अवार्ड देने के साथ साथ आप एक्चुअली किसी भी इंसान को ना मसरूफ़ कर देते हैं एक और तरह के लेवल पे, कि जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा देते हैं कि अब उसने जो इतना सर्व किया था ये काफ़ी नहीं था। थैंक यू। अब एक नई ज़िंदगी और दोबारा से अब इसको जस्टिफाई करना। थैंक यू अमीन। इसको जस्टिफाई करना है। आप उस टाइम पे सिर्फ उन लोगों को मिस करते हैं जो आपकी ज़िंदगी में जिनका रोल था। जिस तरह मेरे उस्ताद, मेरे को ख़ास के उस्ताद जमील, जिनकी दुकान पे मैंने पेंटिंग का काम शुरू किया, और फिर यहाँ पे उस्ताद जो हमारे थे आसिफ साहब। मॉडलिंग एनसी में पढ़ाते पढ़ाते शुरू हुई, कैसे आइडिया आया कि मुझे मॉडलिंग भी करनी चाहिए? बिकॉज आप वैसे ही हैं जैसे आप एनसी के ज़माने में दिखते थे, चेंज तो कोई नहीं आया आप में। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो एनसी जब हम थे थिएटर करते थे, और मुझे सबसे पहले एक मैं कहीं किसी मुल्क में था तो वहाँ से ऑफ़र आई थी मॉडलिंग की। तो जिस तरह की मेरी शक्ल है और जो हमारा मुआशरा है ना कि हर एक में ऐप दिखता है सिर्फ, तो मेरे भी सारे दोस्त मुझे तू काला है, तेरी शक्ल ऐसी है, तो मैंने उस ऑफ़र को मजाक समझा। और उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम मॉडल की तो आई वाज लाइक आई थिंक 46। तो उस वक्त उसी दोस्त का फ़ोन आया, और वो मैं बताना नहीं चाहता, एक इंटरनेशनल ब्रांड था, उसके लिए थी। तो उसने कहा जब मैंने ऑफ़र की थी तो तुम्हारे नखरे थे, अब क्या है, अब भी तो तुम ये कर रहे हो। तो ऐसे यार मुझे यकीन ही नहीं था उस वक्त कि तुम सच कह रहे हो। हाउ वाज दिस शो फॉर यू? नहीं, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपको हमेशा बात करने का उनसे मज़ा आता है जो आपको जानते हो, तो वहाँ प्रिटेंड नहीं करते आप। तो थैंक यू वेरी मच यू केम, और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मुझे सारा बलोच को दीजिए इजाज़त, और हमेशा की तरह जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। एशिया कप अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ और धुआंधार किस्म की खबरों के साथ इस वक्त जारी है। कल बड़ा ज़बरदस्त एक मैच हुआ। इस मैच के अंदर मल्टीपल किस्म की राय थी कि कौन सी टीम आगे जाएगी, लेकिन जो टीम आगे नहीं गई वो बांग्लादेश है। और बांग्लादेशी चूँकि बहुत ज़्यादा दे गॉट अ क्रेज़ अबाउट क्रिकेट, और बहुत सारे लोग बड़े फ़ैन बड़े डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। बांग्लादेश की टीम कल फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाई एशिया कप के लिए, और श्रीलंका ने उनको 2 विकेटों से हराकर कल का मैच जीत लिया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने जी मुकर्रर 20 ओवर्स में 183 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 184 रन बनाए और 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, और 19.2 ओवर में उन्होंने ये हदफ अपने नाम कर लिया। मजमूई तौर पर इस मैच के जीतने के बाद जबकि 4 बॉल्स बाकी थी, श्रीलंका
प्रोसीड कर गया है फॉर सुपर फोर्स, जबकि बांग्लादेश का सफ़र एशिया कप के लिए हो गया है ख़त्म। और अब जो सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान के हवाले से। क्या अफगानिस्तान सरप्राइज कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस से या नहीं, यही इस वक्त का सबसे की क्वेश्चन है। सरप्राइज तो अफगानिस्तान करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम अच्छी खासी स्ट्रांग है और उसके हवाले से प्रिपेयर रहना जरूरी है और सरप्राइज करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हाँ ऑब्वियसली, हमें तो वैसे कोई भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है उनसे हम बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद फॉर जॉइनिंग अस इन ऑल द वे लाइव फ्रॉम हिज कार। हाँ, ऑल द वे लाइव फ्रॉम हिज कार। आपको मैं जी अब फादरली ड्यूटीज है, अब आपको गाड़ी से ही मिला करो। जबरदस्त। अब अच्छा अब्दुल माजिद, सबसे पहले तो कल के मैच के ऊपर आपका कमेंट, बांग्लादेश आउट हो गया, श्रीलंका ने अपनी जगह बना ली, किस तरह से देखते हैं आप इस सिचुएशन को? ये जो मैच है वो एक बहुत अच्छी टेम्पलेट है पाकिस्तान के लिए कि आप T20 इंटरनेशनल्स में किसी को भी हल्का नहीं ले सकते। आज उनका मैच है, तो ये बहुत अच्छी टेम्पलेट है कि भाई T20, अभी वैसे वर्ल्ड कप T20 भी आने वाला है अक्टूबर से, तो पाकिस्तान को जो अभी हमें मिडिल ऑर्डर में उनके मसले नजर आ रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर बिल्कुल नहीं खेल पा रहा, तो ये मैच को एक तो पाकिस्तानी नजरिए से आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान को मेहनत करनी होगी। आज हांगकांग के अगेंस्ट भी सुपर फोर्स में भी, और अगर इंशाल्लाह फाइनल में गए तो फाइनल में भी। दूसरी बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के पास एशिया की सबसे बड़ी राइवलरी बांग्लादेश और श्रीलंका की ही है। आपने शायद पास में भी देखा होगा, उनके प्लेयर्स आपस में लड़ भी चुके हैं, ऑन फील्ड लड़ाइयां हो चुकी हैं, ऑफ फील्ड जाते जाते लड़ चुके हैं, और वो उनका वो नागिन वाला एक बड़ा आपस में जो है ना उनकी बड़ी लड़ाई, नागिन डांस करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो भी है। तो राइवलरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। डू एंड डाई सिचुएशंस जो होती है ना, उसमें अगर ये कांटे वाला मुकाबला हो जाए ना तो आपको मैच का मजा ज्यादा आता है। तो वो कल डू एंड डाई थी, जिस टीम ने हारना था, बाहर हो जाना था, उसमें श्रीलंका का आकर रिकॉर्ड चेस करना, रिकॉर्ड टोटल चेस करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो कांग्रेचुलेशंस टू श्रीलंका, उनके प्लेयर्स बहुत खुश थे। महिला जयवर्धन की माजिद, वाज इट जस्ट श्रीलंका's डे yesterday या बांग्लादेश से कोई गलतियां भी हुई? बिकॉज टोटल तो बहुत अच्छा था और डिफेंड भी ठीक ही किया, आखिरी ओवर तक ले गए। आपको लगता है कि बांग्लादेश अगर जीता ये मैच तो आगे टूर्नामेंट के अंदर स्पाइस थोड़ा ज्यादा रहता एज कम्पेयर टू श्रीलंका? बिकॉज बड़ी ऑफ कलर चल रही है और सारे नए प्लेयर्स खेल रहे हैं श्रीलंका के अंदर। मुझे जो कल डिफरेंस नजर आया वो कैप्टनसी का नजर आया। बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन जो हैं वो एक ब्रेक के बाद आ रहे थे, आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं खेले और वो ऑफ कलर नजर आए। बैटिंग में उन्होंने बड़ी कोशिश की अच्छा स्कोर करने की, लेकिन एक दो शॉट्स उनके बड़े अच्छे थे, नजर आया जो आपके जो विंटेज शकीब अल हसन है वो नजर आए, लेकिन वो कर नहीं पाए। बॉलिंग में भी इतना इफेक्ट नहीं दिखा पाया। तो मेन आपको डिफरेंस कैप्टनसी का ही नजर आता है। श्रीलंका के कैप्टन ने बेशक खुद स्कोर नहीं किया या बॉलिंग में इतना कुछ नहीं किया, लेकिन एक स्ट्रैटेजी उनकी चल गई और बांग्लादेश की नहीं चली। जबकि बांग्लादेश के पास बहुत प्यारा अपर हैंड था, जब श्रीलंका के 11 ओवर में कोई 80 रन थे, 100 के करीब रन, और उन्होंने कुसाल मेंडिस को चांसेस पे चांसेस दिए और कुसाल मेंडिस ने कहा ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल माजिद, आज पाकिस्तान का मैच है हांगकांग से। पहले तो हम लास्ट मैच में बात कर लेते हैं, कुछ फिटनेस के हवाले से आपने भी कंसर्न शो किया था प्लेयर्स की फिटनेस को लेके, और फिर सेकेंडली हमने बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी प्लेयर्स हैं जो नहीं खेले। शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी कमी महसूस हुई थी लास्ट मैच के अंदर, बहुत सारे लोग कह रहे थे। सो आज आप हांगकांग से जो पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इसको किस तरह से देखते हैं? कोई सरप्राइज तो नहीं मिल सकता हमें? देखिए हमारे बॉलर्स अच्छा कर जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली हसन अली या हसनैन को खिला दें, नसीम की जगह उसको रेस्ट दे दें, क्योंकि सुपर फोर्स में फिर हमें जैसे अभी आज मैच है और फौरन हमारा संडे को दोबारा इंडिया से मैच है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दे विल बी ट्राइंग कि नसीम को रेस्ट करा दें। ट्रेनिंग उसने की है, ट्रेनिंग वेडनेसडे को भी की है, थर्सडे को भी की है, मंडे पूरी टीम का ब्रेक था, ट्यूसडे जो है खाली नसीम और हारिस रऊफ को ब्रेक दिया हुआ था ताकि वो थोड़ा रिकवर कर पाए। तो मेरे नजदीक बॉलिंग हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगी, बट अगेंस्ट हांगकांग बॉलिंग उनके एहसान खान ऑफ स्पिनर होके यॉर्कर्स मार रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स से यॉर्कर नहीं लग रहे थे। तो मुझे बस वो डर है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, कल का भी अगर आप मैच देखें, अगेन जो मैं कह रहा था टेम्पलेट है, उनके लोअर मिडिल ऑर्डर ने आके स्कोर किया था। तो हमारे पास तो लोअर मिडिल ऑर्डर में अभी तक कंफ्यूजन है, प्लेयर्स नहीं है, कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन ये है कि किसको खिलाएं, कोई कह रहा है हैदर को खिलाते हैं, हैदर पता नहीं। जिस सरप्राइज की बात की, वो कल तो किंचित शाह ने जाके प्रपोज कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड को, तो अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई हमारे नसीम शाह जाके मैच के बाद जाके किसी को प्रपोज कर दे, ऐसा कुछ सरप्राइज भी हो सकता है? नहीं, नसीम शाह बेचारे अभी 19 साल के हैं, 19 साल की उम्र नहीं लगता वो किसी को प्रपोज करने वाले। हमारे यहाँ तो गर्लफ्रेंड को साथ टूर पे ले जाने का रिवाज भी नहीं है, उनका है। लेकिन
लेकिन ये कि हांगकांग की टीम की एक अच्छी बात मुझे जो नजर आती है, जो मैं एसोसिएट नेशंस को काफी इस बात में ना प्रेज करता हूँ। एसोसिएट नेशन के जो प्लेयर्स होते हैं वो क्रिकेट फुल टाइम प्रोफेशनली नहीं खेलते। हमारा एक प्लेयर टी20 खेलने के 3.5-4 लाख रुपए लेता है सिर्फ मैच फीस, मंथली रिटेनर उनका अलग होता है, बोनस अलग। वो बेचारे अपनी नौकरियां करते हैं, फिर वीकेंड्स पे आके अपनी क्रिकेट को टाइम देते हैं। मतलब फैमिली को आपको छोड़ना पड़ता है। फैमिली, कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो पिछले 3 महीने से एशिया कप के टूर्स में, क्योंकि उन्होंने 3 मैचेस पहले भी खेले, तीनों जीते, तो वो बेचारे 1-2 प्लेयर्स हैं जिनकी मतलब घर पे बर्थ हुई है बच्चों की, और वो अभी तक सिर्फ फोन पे बच्चों को देख पाए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए ना कि वो सर्विस टू द गेम। लवली, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी। डिस्कशन का ऑब्वियसली आप जिस तरह से तज्जिया देते हैं डिटेल टेक्निकलिटीज के साथ, और जो आप खुश हो रहे होंगे प्रपोजल यार क्या खूबसूरत वीडियो है। मतलब ऐसे होना चाहिए, मोहब्बत हो तो ऐसी दुनिया के सामने नजर आए। आप पाकिस्तान में करें आप ऐसे करो जरा थानू दस नहीं वैसे कोई प्लेयर हमारा उमर अकमल नहीं है, वैसे ही कुड ट्राई, वैसे वो तो शादीशुदा है, बट ही कुड ट्राई। उनसे मैं या अहमद शहजाद ब्रेक ले लें, हमारे यहाँ ऐसे नाम ले रहे हैं आप। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, आपको खुशामदीद। बिल्कुल, वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, और फ्लैग्स के अंदर हमारी कोशिश होती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तानियों और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए। आज हमारे साथ जनाब फ्लैग्स के अंदर खालिद महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि बरतानिया पाकिस्तानी निजात बरतानवी कह सकते हैं इनको, पहले मुसलमान रुकने पार्लियामेंट बने बरतानिया के अंदर, हमने उनको मदऊ किया। सना माई उनके साथ है, क्या बात होती है, देखते हैं आज का फ्लैग्स। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं बहुत स्पेशल और डिफरेंट गेस्ट से आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। वैसे तो बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आबाद है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से है, लेकिन बरतानिया में रहकर पाकिस्तानी सियासत को सरगर्म रखने वाली आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रही हूँ जो आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं, खालिद महमूद साहब, जो बरतानिया के पहले मुसलमान रुकने पार्लियामेंट है, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है और 2001 से वो बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट हैं और लेबर पार्टी से उनका ताल्लुक है। खालिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू, प्लेजर। और आपका ताल्लुक कश्मीर से है, वो मेरा वतन है, और जब कश्मीर की बात होती है तो मैं बड़ी जज्बाती हो जाती हूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि 2001 से आप बरतानिया में पाकिस्तानी सियासत को सरगर्म अमल रखे हुए हैं और लेबर पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सो बतौर बरतानवी पार्लियामेंटेरियन आपका अपना जाती तजुर्बा कैसा रहा अभी तक? ज़ाती तबजा ये वहाँ ये है, एक्सपीरियंस ये है कि जितना भी आप काम करोगे इतना ही आपको प्रोग्रेशन मिलेगा। जितनी आप समझोगे सियासत क्या है, जितनी पॉलिसीज़ को समझोगे, जितना काम पार्टी के अंदर करोगे, कंस्ट्रक्टिव काम होता है, पॉलिसीज़ पे ऊपर होता है, काम होता है, जितनी आपको समझ आएगी इतना ही आपका प्रोग्रेशन होता है। और हर लेवल पे आपकी अब असेसमेंट होती है, वो मेंबर्स जो होते हैं वो करते हैं, जो आपके पेज होते हैं, जो लेबर पार्टी के मेंबर बने होते हैं, और वही आपको टिकट देते हैं। ये नहीं कि पार्टी ने ऊपर से कर दिया, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो होता है वो जो लोकल मेंबरशिप है वो चूज करती है आपको। Fantastic. So it's a long journey. It's totally on merit. अच्छा, मुझे ये बताएं, अपने सफर के बारे में बताएं। यहाँ से आपका पाकिस्तान से बरतानिया में जाने का इत्तेफाक कैसे हुआ? वहाँ की सियासत में अपना नाम कैसे कमाया आपने? जी, सबसे पहले हमारे दादा साहब थे, वो बैरिज आजू में थे, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 1938 से वो वहाँ सेटल हो गए कि उनको उतारा गया कि वो काम के लिए लोग नहीं थे, उनके पास मर्द नहीं थे। तो उसके बाद 1948 में वालिद साहब 19 साल की उम्र में वहाँ पहुँचे, तो फिर हम 71 में वहाँ पहुँचे। अच्छा। जब वो गए तो वहाँ से वालिद साहब काफ़ी पीपल्स पार्टी, तब तो पीपल पार्टी काफ़ी अरूज में थी, 70s में वो काफ़ी अरूज में थी, तो वालिद साहब काफ़ी एक्टिव थे पीपल्स पार्टी में। और थोड़े बाद उन्होंने सोचा कि अगर मेरी औलाद यहाँ रहेगी, यहाँ तालीम लेगी, सब कुछ करेगी, तो हमें ये कोर्स बदलना पड़ेगा। पाकिस्तानी सियासत से हट के हमें यहाँ की जो सियासत है उसमें शिरकत करनी चाहिए। पर पाकिस्तानी तो हम हैं, पाकिस्तान की जहाँ बात होती है वो तो खड़े होंगे, वो सपोर्ट करेंगे, पर पार्टी से अलग होकर। तो इसलिए मैं उनके साथ पार्टी को ज्वाइन किया, मैंने वहाँ बड़ा काम किया, पार्टी में किया। हमारे एमपी जो थे वो डिप्टी लीडर लेबर पार्टी थे, काफ़ी उनसे सीखा। हमारे जो काउंसलर थे वो उस वक्त के काफ़ी अरसे से काउंसिल के लीडर थे। काउंसिल बर्मिंघम सिटी काउंसिल जो है, वो यूरोप में सबसे बड़ी काउंसिल है, तो वहाँ उनसे बहुत कुछ माशाल्लाह सीखा उनसे।
फैंटास्टिक। अच्छा, बरतानिया में सियासत करना आसान है या पाकिस्तान में? बहुत आसान है। बरतानिया में सिर्फ आपको ये मुश्किल है कि आपको काम करना पड़ता है। यहाँ आपके पास, मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास ठीक पैसे हों, अच्छा, तो ठीक एंट्री हो या सीखने ठीक कनेक्शन हो, आप आ सकते हैं। सो ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब आप बड़ी यंग एज में वहां पर गए हैं, तो आपने वहां के वेज अडॉप्ट किए होंगे डेफिनेटली। तो पाकिस्तानी सियासत का और बरतानिया की सियासत का अगर कोई बुनियादी फर्क मैं आपसे कहूँ तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? वही जो मैं कह चुका हूँ, आई थिंक वहां काम करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आपको उनका मंशूर जो है, मैनिफेस्टो जो पार्टी का है, जिस प्रिंसिपल पर पार्टी चलती है, कि आप वो समझते हैं कि नहीं, उसके अलावा कि आप पार्टी के सिस्टम और स्ट्रक्चर समझते हैं कि नहीं। और ये सबसे ज़रूरत है। जब मेरा सिलेक्शन जो था पहले टिकट के लिए 2001 में, तकरीबन पार्टी ने 18 महीने के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि मुझे सब एक कदम का मुझे समझ थी कि कैसे होना है, क्या होना है। तो मैं पार्टी से काफ़ी हद तक, जो लोकल पार्टी थी उससे, मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उससे मैं 3-4 कदम आगे रहा, क्योंकि मुझे समझ थी कि पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट कैसे है। ओके, फैंटास्टिक। तो अगर मैं कहूँ कि आपने इतना तवील तरीन अरसा बरतानिया में पाकिस्तानी सियासत को सर्व किया है, तो कभी दिल नहीं किया कि पाकिस्तान वापस आए, यहाँ के लोगों के लिए काम करें, यहाँ पर भी आके सियासत करें? नहीं, मैं ये सोचता हूँ और काफ़ी कोशिश की है करने से। मेरी तकरीबन बेनज़ीर भुट्टो से माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तल्कात से, ज़रदारी साहब से अच्छे तल्कात हैं, मुशर्रफ साहब से अच्छे थे, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ काफ़ी अच्छे रहे, इमरान साहब को भी मैं जानता हूँ। पर मैंने ये सोचा है कि जहाँ तक हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम अपनी मेयार में रह के पाकिस्तान की सपोर्ट करें। जो सिस्टम्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हिसाब से पाकिस्तान की सपोर्ट करें। और ये हमारे लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, क्योंकि हम सब वहाँ से आके यहाँ कोशिश करें कि हम चेंज करेंगे। हम सिस्टम और स्ट्रक्चर्स को चेंज कोशिश करने की, सपोर्ट करने की करें, तो वो सबसे बेहतर ये है कि ये करें। हम किसी और खेल में आने की जरूर उनकी सपोर्ट करें। कश्मीर से आपका ताल्लुक है और अभी आपको पता है कि क्या सिचुएशन है भारत की तरफ से, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एज ए पार्लियामेंटेरियन आप क्या अपना किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ पर बरतानिया में? हम तो माशाल्लाह कर रहे हैं, और हमारे काफ़ी दोस्त जो हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन हैं, कुछ जो पाकिस्तानी ओरिजिन के भी नहीं हैं, वो भी इस इशू पे है कि यहाँ कश्मीरी जो असल इशू है वो ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ, जो हिंदुस्तान वहाँ नहीं करने दे रही है। अभी उन्होंने टेरिटोरियल एक्सचेंज भी किया है, उनके आर्टिकल 370 और 35A में जो उन्होंने किया, बिल्कुल सरासर इंटरनेशनली गलत है वो। इट कॉन्ट्रीवीन्स जिनेवा कन्वेंशन। सो सब बातों से हम कोशिश कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं। हमारी सरकार जो गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है ब्रेक्सिट के बाद हिंदुस्तान से वो डील करे। तो हम ये कह रहे हैं जब तक हिंदुस्तान ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज के हिसाब में कुछ आगे नहीं थी, चाहे वो कश्मीर में हो, बहुत ज्यादा है वो, पर हिंदुस्तान के अंदर जो हो मुसलमानों के साथ हो रहा है और सिखों के साथ हो रहा है, वो ना करे, तो हमें उनसे डील नहीं करनी चाहिए। सो हमारा प्रश्न उन पे है। ओके, पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी की पोजीशन जो है वो लागू हो गई है। आपको पता है क्या हालात हैं पूरे सिंध में और यहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज में। तो इस वक्त आपकी पार्टी एज एन इंडिविजुअल भी और एज ए पॉलिटिशियन भी आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान? इंशाल्लाह हम जितना भी कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट पोल जो चैरिटीज जो काम कर रही है यहाँ, उनके लिए वहाँ से पैसा इकट्ठा करें, उनकी सपोर्ट करें यहाँ आने के लिए। दूसरा मैंने काम शुरू किया ये है कि वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और लोग जो स्टेट इमरजेंसी में सपोर्ट कर सकते हैं, पहले ट्रोंच जो डॉक्टर्स की है वो अभी तैयार है इंशाल्लाह। अभी 10-15 दिन में यहाँ आएगी। मैं ऑलरेडी उनसे बात कर चुका हूँ। अपने एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी नॉर्दर्न यूरोपियन डॉक्टर्स वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह पहले टीम करेंगे। आज मुझे एक और डॉक्टर्स की तंजीम से आई है ईमेल कि वो आना चाहते हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल से बात हुई है, वो भी काफ़ी जो मेडिकेशन जो है वो तैयार कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट करना। उनको ये मुश्किल है कि हम यहाँ कैसे पहुँचाएंगे और करेंगे। मैंने यहाँ इंतजामिया से बात कर ली है, तो हमें एक ट्रैक मिल गया है जिससे हम करेंगे। सो चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे मेडिकेशन हो, चाहे जो चीज़ें हों, हमें सिस्टम्स के हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह चलेंगे। और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बरतानिया में है, वो क्या किरदार, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, वो क्या किरदार अदा करना चाहते हैं? वो तो बहुत ही कर रहे हैं। वो कर रहे हैं ये कि जितना भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तंजीमों को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, जो चैरिटीज हैं वहाँ उनको दे रहे हैं। और वहाँ से अभी यहाँ कोई कहते हैं ना, वो कोई किसी को छींक लगे यहाँ से, उनको पूरा बुखार चढ़ जाता है। तो वो समझते हैं कि इतना उनका इंटेंशन और सपोर्ट है यहाँ, तो इस हिसाब से वो करना चाहते हैं कि ये
पाकिस्तानी की जितनी मदद कर सके वो करें, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी है। बिल्कुल, और ये सफर अभी बहुत तवील है क्योंकि अभी तो हम उस क्राइसिस में हैं। अभी तो इस क्राइसिस के बाद की जो रिहेबिलिटेशन है वो एक बहुत लेंदी सफर है, तो मेरे ख्याल से हमारे हौसले अभी पस्त नहीं होने चाहिए। अभी हमें दुनिया भर के साथ जो है वो मिलकर इस अपनी कौम को, अपने लोगों को इस मुसीबत से, क्योंकि जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर शॉक्स होते हैं, वो बहुत तवील होते हैं। सो होपफुली मेरी दुआ है कि हम जल्द अज जल्द इस सारी जो क्राइसिस की सिचुएशन है उससे बाहर निकलें, और एज अ नेशन मुझे लगता है कि ये वो मौके होते हैं कि हम एज अ नेशन अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, खालिद महमूद साहब, इनफॉर्मल सवाल तो हो गए, थोड़ी सीरियस बात हो गई, तो अब वापस हम आते हैं जरा अपने इनफॉर्मल की क्वेश्चंस की जानिब, और आपसे कुछ जल्दी जल्दी रैपिड फायर राउंड आपकी जातियात के बारे में, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक। तो सबसे पहला मेरा सवाल जो हर क्रिकेट लवर के लिए होता है, जब आप बरतानिया में बैठकर मैच देखते हैं और इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच होता है, तो किसको सपोर्ट करते हैं आप? पाकिस्तान को। लड़ाई नहीं करते आपके बरतानिया के दोस्त आपसे? वो अच्छे लोग हैं वहाँ। ओके, फैंटास्टिक। अच्छा, वो कौन सी ऐसी चीज है जो पाकिस्तान से दूर रहकर आपको याद आती है? मुझे मेरा स्कूल याद आता है। अच्छा, हाँ, तो कहाँ से हुई आपकी स्कूलिंग? हमारी स्कूलिंग कालियां से, यानी एक गांव है यहाँ। अच्छा। कलर साजन से आगे समोट है, समोट से छोटी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। तो वो एक स्पेशल इंसान ने बनाया था। अच्छा। दादा मीर हादर उनके नाम थे। ही वाज अ कम्युनिस्ट इन द 60s एंड 70s। तो रावलपिंडी में वो टीच किया करते थे। अच्छा। उनका बेस वहाँ था, तो उन्होंने शुरू किया था ये स्कूल। अच्छा, सियासत से आपका ताल्लुक है तो जाहिर तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन भी होगी। तो अगर मैं पूछूं कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी इन पाकिस्तानी सियासत कौन होंगे वो? आई थिंक जुल्फकार अली भुट्टो जी। आई थिंक हर सियासतदान गलतियां करता है, ये मैं नहीं कहता कोई परफेक्ट है, मैं भी इस हिसाब से परफेक्ट नहीं हूँ, पर उनकी जो सोच थी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर जो सिस्टम उन्होंने शुरू किया, जो किया उन्होंने, वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और प्रोग्रेशन जो पाकिस्तान का उस जमाने में हुआ वो अभी तक वापस नहीं आ सका। बिल्कुल। पाकिस्तान और बरतानिया के अलावा अगर किसी और मुल्क में छुट्टियां गुजारनी हो तो कौन सा मुल्क पसंद है आपको? मेरा पर्सनल मुल्क जो पसंद है वो ओमान है। अच्छा जी। क्या खास चीज पसंद है ओमान की? वो सुकून से है। अच्छा। अच्छा मौसम है, अच्छे लोग हैं और अच्छी सीनरी है। फैंटास्टिक। अच्छा, अगर आप सियासतदान ना होते तो फिर क्या होता है? इंजीनियर जो मैं हूँ। ओह फैंटास्टिक। तो फिर आप वो प्रैक्टिस कर रहे होते। चलें, फैंटास्टिक। बरतानिया में कौन सा पाकिस्तानी खाना है जो आसानी से मिल जाता है और आप शौक से क्या खाते हैं? शौक से भिंडी बना भी लेते हैं? जी बिल्कुल। ओह जबरदस्त। माशाल्लाह। तो आपकी बेगम तो बड़ी खुश रहती होंगी। नहीं, वो भी माशाल्लाह। जी जी। तो मैंने शुरू किया था तकरीबन 12-13 साल की उम्र में, जब वहाँ पहुंचे। अम्मी को वहाँ उस वक्त एस्मा होता था। अच्छा। तो हम 3 बेटे थे पहले, फिर बेटी हमारी बहनें आई, तो उनको मुश्किल होता था, मैं उनकी मदद करता था। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने शुरू कर लिया पकाना खाना। ओके, फैंटास्टिक। अच्छा, पाकिस्तानी आपकी फेवरेट अगर मैं एक्ट्रेस पूछूं तो वो कौन होगी, तो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स के अलावा? पाकिस्तानी अभी मॉडर्न फिल्म तो मैं नहीं देखी। अच्छा। तो पुरानी में आई थिंक फिरदौस थी, जब हम छोटे-छोटे होते थे। बहुत ही पुरानी, छोटे-छोटे होते थे तो हमारे चचा ले जाते थे। आपने इसलिए नाम लिया कि वो जिंदा ही नहीं है, हयात बेगम आपके सामने बैठी हुई है। नहीं माशाल्लाह, क्योंकि हमारे चचा जात थे। अच्छा। तो हमें छुपा कर, वाद साहब से छुपा कर ये फिल्म देखने जाते थे। अच्छा, वो हीर रांझा वाली। हाँ, मेरे ताया को बहुत पसंद थी ये फिल्म। वो वहाँ जो है जाया करते थे, तो अगर हम लेट जाए तो घर से डांट पड़ती थी, तो इसलिए वो हमें छुपा के वहाँ ले जाया। मैंने बचपन से हीर रांझा वाहिद एक ऐसी फिल्म है, मौला जट और हीर रांझा, जो हमारे घर में एक कायदे की तरह लगती थी रोज दोपहर में, और वो सिनेमा जैसी आवाज में, तो उसका एक एक डायलॉग और गाना भी मुझे याद है। जी। अच्छा जी, आखिरी ड्रामा या फिल्म अगर मैं पूछूं आपसे तो आपने क्या देखा था अपनी फैमिली के साथ? गॉड, आई डोंट थिंक हमने कोई ड्रामा देखा है। यूके के जो कुछ इश्यूज हैं वो देखते हैं। और फेवरेट टाइम पास क्या है आपका? फेवरेट टाइम जो है खाने के अलावा मैं रग्बी खेलता था। अच्छा। तो उसको देखने के लिए। ओके, फैंटास्टिक। खालिद महमूद साहब, बहुत अच्छा लगा, ऑल्दो कि वक्त हमारे पास बहुत कम था, लेकिन इस छोटे से वक्त में मैंने बहुत कोशिश की है कि मजीद आपके सफ़र के बारे में जान सकूं, और मुझे बहुत खुशी है कि आप पाकिस्तान का नाम जिस तरह से बुलंद कर रहे हैं दूसरे मुल्क में, बरतानिया में, और यहाँ पर भी रहकर जो लेजों इस वक्त अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सो के लिए
फ्लैक्स में इतना ही, इंशाल्लाह ताला होगी आपसे मुलाकात फिर अगले हफ्ते। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जी। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और मैरी परवेज आज बात कर रहे हैं कि जो डिवोर्स के बच्चों के ऊपर असरात होते हैं वो कितने वर्स्ट हो सकते हैं। इसी पे आज की डिस्कशन हो रही है। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। हम लास्ट टाइम डिवोर्स के बारे में बात कर रहे थे और हमने तफसीलन कोशिश की कि हम बात कर सकें, हालांकि हमारे पास टाइम कम है। वकार साहब, जब भी हम डिवोर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो ख्याल आता है या जो सवाल कोई पूछता है वो ये है कि क्या उनकी कोई औलाद तो नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे भी शामिल हैं इस सारी इक्वेशन के अंदर तो सबसे ज़्यादा नुकसान वो कहते हैं जी इन्हीं का होगा, क्योंकि बच्चों को जो इमोशनल ट्रॉमा से गो थ्रू करना पड़ता है वो ना बाप की साइड ले सकते हैं ना वो माँ की साइड ले सकते हैं, और अगर बच्चे छोटे हैं कंसेंट भी नहीं दे सकते हैं, तो इस सारी सिचुएशन में उनका क्या से होता है? देखिए बिल्कुल ऐसे है जैसे एक तो हमारा डाइवोर्स जो है वो कोई एक बड़ा एक साने की रूप में आता है। हमारा डाइवोर्स इस तरह नहीं है कि दो पार्टियां जो हैं वो क्योंकि एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरह है कि तुम्हारी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र हो रही है, मेरी भी सफ़र हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बखैर वसलूबी और खुशी से हम अलहदा हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं हमारा। तो फिर मामलात अदालतों तक खिंचते हैं और फिर जो दो फैमिलीज आपस में जो उनकी लड़ाई होती है उसके पीछे पूरी फैमिलीज जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। डिवोर्स सिर्फ दो लोगों का नहीं, डिवोर्स दो फैमिलीज का हो रहा होता है। उसमें अदालत भी इन्वॉल्व हो जाती है, पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें जहेज वाले मामलात जो हैं वहाँ पे जो बिगाड़ पैदा हो जाता है हर जगह पे। और फिर जो अब्यूज़ और जो गालम गलूच, ये कोई ऐसा नहीं है कि वो एक अच्छा कन्वीनियंट एक रास्ता है और हम उसको बड़ी आसानी से अडॉप्ट करके और हम अलहदा हो जाए। तो ऑफ कोर्स इसमें क्योंकि एक साने की रूप में आती है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ क्योंकि एक साने के रूप में होते हैं डाइवोर्स, तो फिर ये जो पुटिंग किड्स इन द मिडल वाली बात है ना कि वो बच्चों को जो बीच में छोड़ देते हैं और कोई पता नहीं है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनका किस तरह। फिर जो डाइवोर्स के बाद वाला मामला है वो उससे भी ज़्यादा ट्रिकी है कि एक टर्म है कि कोऑपरेटिव को पेरेंटिंग जो है उसमें कोई हरज नहीं है, वो बहुत, लेकिन वो तब कोई हरज नहीं होगी जब डाइवोर्स बखैर उसलूबी हुई होगी। जब डाइवोर्स में आप इस हद तक चले गए कि बेसिकली आप दुश्मन हैं, आप दो फैमिलीज जो हैं और वो सब कुछ दुश्मन है, तो वो जब दुश्मन है तो वो क्यों कर बच्चों की खातिर एक को पेरेंटिंग या कोई ऐसा आइडिया देखें कि हम हफ्ते में एक दफा मिल लें, तो इसमें कोई मजायका नहीं है ना। इसमें क्या मसला है? मतलब आपने एक वक्त गुजारा एक दूसरे के साथ, मसला ये है कि वो रिस्पेक्ट के साथ अगर आपने गुजारा होता, रिस्पेक्ट के साथ आपने डाइवोर्स की होती, तो उसके बाद अब आपके पास ये भी एक होता है कि हम हफ्ते में बच्चों के लिए किसी भी पार्क में किसी भी जगह पे किसी भी चाय पे हम इकट्ठे बैठते हैं ताकि वो बच्चों, और उसके बाद उनके साथ कोई ख़ास जिसको कहते हैं कि कुछ ऐसे लॉज बनाए, कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे उन पे जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर वो, और ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा है, उनका पूरा करियर मुतासर होता है, उनकी लो सेल्फ इस्टीम का वो शिकार हो जाते हैं, खुद एतमादी से महरूम हो जाते हैं। और इसके बाद जब बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है, इस इमोशनल अब्यूज़ और ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, और पेरेंट्स अपनी ईगो की वजह से इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो चुके होते हैं कि उनको ये नहीं नज़र आ रहा होता कि बच्चा जो है उसके ऊपर क्या असर हो रहा होगा, वो क्या चीज़ सुन रहा है, क्या चीज़ देख रहा है। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंगली इस तरह के जो बच्चे जो ब्रोकन फैमिली से आते हैं इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कमिटमेंट करने में इन द फ्यूचर। वो अपने रिश्तों को जो है वो स्टेबल नहीं रख पाते। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो कमज़ोर होते हैं। बेसिकली उन्होंने देखा ही कुछ और होता है। और आपने बड़ी खूबसूरत वो जो बात की कि जो ईगो का मामला होता है, आप देखिए ना कि अब हम उन वालिदैन को अगर एड्रेस करें जिन्होंने गालम गलूच की, मारा पीटा एक दूसरे को, डाइवोर्स हुई, पूरी फैमिलीज बीच में इन्वॉल्व हो गई, तो वो बेसिकली एक ख़ास सतह पे खड़े हुए हैं। वो एक ऐसी सतह है जहाँ पे बच्चों के हवाले से उनको वो ज़ीरो एम्पैथी है। बिल्कुल। अगर होती तो वो कभी भी झगड़े की नौयत जो है वो इस हद तक न लेके जाते कि उनके सामने हो रहा होता। अब अगर नहीं है तो भी हमारी बातों से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो सतह ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ ऐसे जो ऑफ कोर्स जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके हद तक तो ये किया जा सकता है कि आपने हम कभी भी मना नहीं करते। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का हूँ कि आपको झगड़ा जो है वो बेशक बच्चों के सामने करने में कोई मज़ायका नहीं है, उनको पता चले कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कैसे रिजॉल्व होते हैं। लेकिन रिजॉल्व करने का तरीका भी तो है। हाँ, ये नहीं है कि आप बच्चों के सामने जो है वो गालम गलूच शुरू कर दें या मारना पीटना। आप पता चले कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे आर्गूमेंट किए जाता है और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। ये तो बच्चों के लिए बड़े अच्छा एक मिसाल के तौर पर एक अच्छी कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
अच्छा, यहीं पर जहाँ पर डिवोर्स की वजह से जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम देखते हैं कि जी बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। ऐसे घराने जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ हो रहा है लेकिन तलाक नहीं हो रही है, सेपरेशन नहीं हो रही है, तब भी तो बच्चा वो सब कुछ देख रहा होता है और वो एक मज़ीद कांस्टेंट तरीके से या कंसिस्टेंटली देख रहा होता है और हर रोज़ उसके सामने वही कुछ हो रहा है। तो कई बच्चे बड़े होकर ये कंप्लेन भी करते हैं, जैसे मैंने अपने आसपास कई लोगों को सुना ये कहते हुए अपने पेरेंट्स को कि आप लोगों ने सेपरेशन क्यों नहीं ले ली, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमें पूरी उम्र वो सब देखना पड़ा। तो वो जो एक डिफरेंस है कि क्या आपको लगता है कि अगर एक हाउस होल्ड इतना टॉक्सिक हो गया है कि अब आप बच्चों को उनकी सोच ये है कि जी हम इसलिए डिवोर्स नहीं कर रहे क्योंकि हमारे बच्चे हो गए हैं, लेकिन क्या ये का सही फैसला है बच्चों के लिए? टॉक्सिक हो गया है अगर तो भी देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। ये नहीं हो सकता कि जितना मर्जी टॉक्सिक हो गया, कोई ना कोई अकली रास्ता यकीनन होगा। हो सकता है कि कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से हो रहा है तो चल जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल के देख लें। एक दूसरे की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और इस वजह से टॉक्सिक हो गया तो ये तो आपकी एक ज़हनी और इखलाकी और ये तरबियत होने वाली है, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं है कि आप एक दूसरे को किसी रोज़मर्रा की बुनियादों पर बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं या एक दूसरे को रवैयों में बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ये तो बुनियादी तौर पे आपकी तरबियत होने वाली है। तो टॉक्सिक है, यकीनन है, लेकिन वे आउट भी है। वे आउट ये है कि फिर इस तरह ऐसी सिचुएशन में कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे रहनुमाई हासिल करें, सो दैट को आपको बताया कि किस किस जगह पे आपको किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है, किस तरीके से बच्चों के लिए आपने किस तरह करना है, वो आपको तरीक़ेकार बताया, दोनों को एनालिसिस करें। ये भी एक वे आउट है। जॉइंट फैमिली का प्रॉब्लम है, ये भी एक वे आउट है कि आप उससे निकल आए। तो कोई ना कोई वे आउट तो होगा। तो चीज़ों को तो मैनेज किया जा सकता है। अगर आपने शादी की है तो उस वक्त भी तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, अब चल पड़ी है तो कोई ना कोई रास्ता भी निकाला जा सकता है। फॉर बच्चों के लिए कह रहा हूँ, मतलब वो बच्चों के लिए कोई ना कोई रास्ता तो आपको ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे कितना ही जहरीला हो गया मामला या कितना ही वो हो गया, क्योंकि वो बच्चे ना उन पर तरस बहुत आता है। मैरी के वो जो अदालतों में जब बच्चे वो धक्के खाते हैं ना, और मतलब आप उन बच्चों के पर्सपेक्टिव में ज़रा देखिए कि और वो छोटी छोटी कंप्लेंट्स जैसे कि बाप को मेंटेनेंस के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है और बाप इस बात पे लड़ रहा है कि नहीं मैं इतनी मेंटेनेंस नहीं दे सकता, या किसी पॉइंट के ऊपर आ गया था कि मैंने देना ही नहीं है। तो वो जो बच्चा अबैंडनमेंट फील करता होगा उस वक्त, ये दिस इज मेंटेनेंस की जो अमाउंट है वो भी काफ़ी यानी है। मोस्टली मैंने तो यही देखा है कि वो इतनी मीनियल होती है। हाँ जी, कि वो उससे उसका पता नहीं, वो गुजारा ही होता है, गुजारा भी बहुत मुश्किल हो, शायद उस बच्चे की फीस भी ना जा रही हो। बट ये इसी तरीके से हमारे यहाँ चल रहा है। वो बच्चे जो आप अदालतों में देखते हैं खामोश, अपने खौल में बंद, और उसी तरह आगे वो ज़िंदगी। अब फिर इमेजिन कि आपके दो जो वालिदैन हैं, यानी माँ जो है वो अपने आप को ठीक और दुरुस्त साबित करवाने के लिए बच्चों के सामने डेफिनेटली उसको ये तो बताना है कि तुम्हारा वालिद ऐसा 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 था। वालिद ने है, उसने भी अपनी जस्टिफिकेशंस देनी है कि तुम्हारी माँ ऐसी 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 थी। तो उनका वो जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो तो बेचारे चाहते हैं ना कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे लविंग हों, दोनों एक जैसे मेरे लिए केयरिंग हों। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बुरा साबित करने के लिए किसी मुख्तलिफ इंतहाओं पर जा रहे हैं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट और वो जो कन्फ्यूजन बच्चा उस वक्त फेस कर रहा है, उसके लिए हमदर्दी, ऑफकोर्स उसको हमदर्दी की नज़र से देखना चाहिए, एम्पैथी की नज़र से देखना चाहिए। जिस तरीके से वो क्वाइटर या वो खामोश हो गया है, अपने खौल में बंद हो गया है, कई दफ़ा वो इम्पल्सिव हो जाते हैं, कई दफ़ा वो सब्सटेंस अब्यूज़ और ये जो ड्रग्स वगैरह की तरफ चले जाते हैं। ये वो तमाम चीज़ें तो आपने अपना पत्नी आपको झगड़े की नौयत क्या थी, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई कि आपका बच्चे के हवाले से कोई ज़रा सा भी हमदर्दाना ये वो नहीं था। आपने उसको आपने मिडल में छोड़ दिया और ये अफसोसनाक। डिवोर्स तभी हो रहा है जब आप अपनी शादी के फैसले के अंदर कोई ना कोई कमी छोड़ रहे हैं, कोई ना कोई एक लूपहोल छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इतना इंक्रीज हो गया है कि आपको डिवोर्स तक पहुंचना पड़ रहा है। बहुत आसान सा एक तरीका ये है कि टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड सिट डाउन अलोन। एक साफ कागज़ के ऊपर अपने वो सारे वीकनेसेस लिखें जिसकी वजह से शायद कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, और अपने पार्टनर को कहें कि वो भी लिखे, और वो दोनों जो वीकनेसेस की शीट्स हैं उन दोनों को साथ में रखकर फैसला करें कि क्या आप एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, किसी और के लिए नहीं। अगर मैं वो एक सोच है ना कि शायद अगर आप
बच्चों के लिए अपना रिश्ते को मेंटेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ बच्चों के लिए अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना भी सीखें, क्योंकि एक डोमेस्टिकली अब्यूज्ड शादी जो है वो भी एक बच्चे को देखना जो है उसके लिए फेयर नहीं है। प्लीज़ अपने और अपने फैमिली के हर फैसले को लेने से पहले ज़रूर इन कॉन्फ्लिक्ट्स का ख्याल रखें और हमेशा ये याद रखें कि आपका लिया हुआ हर फैसला और आपका हर जो डिसीजन है वो सिर्फ आप तक महदूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव। अब हम कुछ सैलाब के हवाले से और इस्लामी तालीमात के हवाले से बात करेंगे। दुनिया भर में शदीद बारिशों, सैलाबी रेलों, जल्जलों और तूफ़ान जैसी जो सूरत हाल है इससे पैदा होने एक बहुत सी आम सी बात बन चुका है। दुनिया भर में कुदरती आफात के सबब हर साल औसतन 16 मिलियन अफराद बेघर हो जाते हैं और ऐसी आफात से जब मुतासर होने वाले अफराद की जो सबसे ज़्यादा शरह है वो एशियाई ममालिक में है। जैसे जैसे आलमी आबादी में इजाफा और क्लाइमेट चेंज के असरात बढ़ रहे हैं, जल्जले, सुनामी, सैलाब और तूफ़ानों के ख़तरात भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी जी हालिया सैलाब के अलावा माजी में तूफ़ान और जल्जलों में जैसी बड़ी आफात का पाकिस्तान सामना कर चुका है जिसमें हज़ारों इंसान अपनी जानें गंवा चुके हैं। आज हम बात करेंगे जी कुदरती आफात के असरात को कम कैसे किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं, और इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या बिल्कुल। और क्या हर आने वाली आफत का मलबा इस्लाम या अजाब पे डाल देना ठीक है, ये भी एक बड़ी आजकल बात डिस्कस हो रही है, तो इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया के साथ प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि थोड़ा सा हमें इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है, जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो क्यों होती है, और हो जाए तो फिर उस पर क्या करना चाहिए, ज़रा एक हमारे सामने इसकी सूरत रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मजमून आपने इस वक्त लिया और यकीनन इस वक्त जो आज की ज़रूरत है और इस पर बहस भी हो रही है, बहुत सारे लोग कोई इसको आफत करार दे रहा है, कोई इस आफत को अजाब करार दे रहा है, लेकिन इसी लम्हे में बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि हमें सोचना चाहिए कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। तो अगर आप कुरान मजीद से पूछें तो कुरान मजीद कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान पाक ने तो बहुत कैटेगोरिकली वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को आजमाता है, मुश्किलात में डाल के भी, आसानियां अता करके भी, उनको खौफ पर मुब्तला करता है, भूख में मुब्तला करता है, मालों की कमी में मुब्तला करता है, जानों की कमी में मुब्तला करता है, औलाद और समारात फलों की कमी में मुब्तला करता है। ये अल्लाह का हक है कि वो अपने बंदों को आजमाए, वो जो अता करता है कभी लेकर भी उसको आजमाता है। तो रब्बे जुल जलाल की जब आजमाइश हुई तो उस आजमाइश को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को उसमें कामयाब पाए, जो सब्र करने वाले हों, इस मुश्किल में भी अल्लाह के हुजूर झुकने वाले हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ करने वाले हों, और मुश्किल में पढ़ के भी कि हमने साल सुकून के गुजारे, अगर कुछ महीने, कुछ दिन या कोई 1 साल 2 साल तंगी के आ जाए, इसके बावजूद हम अपने परवरदिगार के हुजूर झुकने वाले हैं, अगर कोई ऐसा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वबश्शिर साबिरीन कह के कि उन सब्र करने वालों को बशारत दे दें, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब भी उन पर मुसीबत आती है वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अब जो हमारा जानी माली नुकसान हो गया, जब भी कभी कोई नुकसान होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स के पास, ऐसे शख्स के पास जाते जिसका नुकसान हो गया होता, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता, कि जो चीज अल्लाह ने ले ली वो भी उसी की थी, जो उसने अता किया है उसने उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक आजमाइश है जो आती है इंसानों पर। आगे क्या है, इन आजमाइशों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो एहतियातें अता की, इन आजमाइशों से बचने के जो तरीके अता किए, उनमें अब हमारी हुकूमतों को और हमारी आवाम को, हमारे लोगों को गौर करना चाहिए। बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई आजमाइश आती है, लेकिन वो आजमाइश उतनी ज्यादा नहीं होनी थी अगर हमारी अपनी गलतियां ना हो। मसलन अगर एक खाली इलाका है, बिल्कुल खाली बंजर वीरान, उसमें बहुत बड़ा जलजला आ जाए तो उसको तो आफत नहीं कहेंगे। अगर किसी ऐसे इलाके में सैलाब आ जाए जहां बसता ही कोई नहीं, इंसान ही नहीं रहते, तो उसको भी आफत नहीं कहते। आफत तब बनती है जब लोग उससे मुतासर होते हैं, और लोगों के मुतासर होने में हमें पता होता है कि इन इलाकों में कब जलजले ज्यादा आते हैं, कौन से इलाके हैं जहां पर सैलाब आता है।
कौन सा इलाका है जो सैलाब, जो समंदर के रास्ते में है, यानी दरिया के रास्ते में है, दरिया के बेड पर है, रिवर बेड पर। तो हमने क्या किया, हमने सारे रिवर बेड पर बड़े बड़े होटल, मकान और आबादियां खड़ी कर दी। और हमें मालूम था 2010 में भी, 2014 में भी, उससे पहले भी, कि यहाँ जब भी आफत आएगी बचेगा कोई नहीं। लेकिन हमारी और हमारी हुकूमतों की गलतियां ये हैं कि हम उसके रास्ते में बैठ गए, जिससे नुकसान ज्यादा हो गया और आफत बड़ी हो गई। सब ये कह रहे हैं कि अल्लाह की जानिब से आज़माइश जरूर इसको कहा जा सकता है, लेकिन इसके नुकसानात के बढ़ जाने की बुनियादी वजह हमारी अपनी गलतियां भी हैं, हमारी इल प्लानिंग भी। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब साहब अगर आगे बढ़े हम, अब सारी बातें सूरत हाल का हम सामना तो कर रहे हैं। एक तो हमने अपनी दुनियावी प्लानिंग्स की बात हम कर रहे हैं, वो सारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी जानिब अमाल का भी बड़ा दर्जा है। जो हाकिम है उनकी जिम्मेदारियों का भी बड़ा हिस्सा है रियाया के लिए, चूँकि उनके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितना बड़ा उनका दर्जा अल्लाह ने उनको दिया। और खुलफा ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा ने बड़ी ज़बरदस्त मिसालें कायम की, उसके बाद भी जब तक इस्लामी सल्तनत रही। अभी क्या जिम्मेदारी है? और दूसरा ये कि क्या इसमें अमाल का भी कोई हिस्सा है जिसके ऊपर हम तवज्जो दें, सूरत हाल के अंदर बेहतरी आए? इस्लामी नुक्ता निगाह से रहनुमाई फरमाइएगा। आपकी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से से पहले शुरू हो जाता हूँ। आमाल का अगर हिस्सा हो, मैं समझता हूँ हम शहरों में रहने वाले जो सब बचे हुए लोग हैं, वो उनके अमाल भी उन लोगों से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है जो बेशक बेशक, या बल्कि मैं कहूँगा वो देहातों गांव में रहने वाले बसा औकात हमसे ज्यादा अच्छे होते हैं। सादा लोग हैं, सादा तर्ज जिंदगी है, अल्लाह की ज्यादा नेमतों को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, ज्यादा लोग अल्लाह से डरने वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल तो इस चीज को हम यूं समझें कि ये उन पर आजमाइश आई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मुसीबत में मुब्तला करके दरअसल हमें आजमा रहा है, जो लोग हम मुसीबत में नहीं है। अगर हम उनकी मदद कर सकें, हम उनका साथ दे सकें, हम उनके साथ शाने के साथ शाना मिलाकर खड़े हो जाएं, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा दे और उनकी मुश्किल भी उनसे दूर हो जाए। और उन अपने बहन भाइयों से कहूंगा कि सब्र करें, सब्र का दामन न छोड़ें। कुरान मजीद जितना जिसको याद है उसको पढ़े, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए आसानी करे। दूसरी तरफ जो आता हूँ, इस्लाम ने क्या किया। मुसलमान, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान सारे जसद वाहिद है। जब एक हिस्सा तकलीफ में मुब्तला होता है तो सारा जिस्म उस तकलीफ को न सिर्फ ये कि महसूस करता है, रिस्पॉन्ड करता है, बल्कि उसकी तकलीफ के साथ बराबर शामिल हो जाता है। आज जी ठीक हो गया प्रोफेसर साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा दिया कि इसमें हमारा रोल क्या हो सकता है और हमारी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, और इंसानियत के नाते गलतियां क्या हैं, गलतियां उसको हमने किस तरह से ठीक करना है, चाहे वो दुनियावी मामलात में हो या दीगर मामलात में हो। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद थे। सैलाब और इसमें जो इस्लामी तालीमात हैं वो क्या कहती हैं, और हम हर चीज़ को जो आफत या अजाब से जोड़ देते हैं उसके लिए क्या अहकामात हैं, इस पे हवाले से हमें गाइड करें। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, और शहरों में भी मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, वक्त हमारे पास कम है। 6 सितंबर की आमद है। पाकिस्तान ने शानदार तरीके से, पाक अफवाज ने और पाकिस्तानी कौम ने अपना दिफा किया था 6 सितंबर को। आपको याद है, एक सिलसिला है हमारा मुसलसल, हम मुख्तलिफ वाक़यात आपको दिखाते हैं। 2 सितंबर के क्या वाक़यात थे जंगी नुक्ता निगाह से, एक हमारे पास पैकेज मौजूद है, इस हवाले से आपको दिखा। ये बहुत ही खूबसूरत संगीत कह लें, नज़्म कह लें, जो कि इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से लिखी गई और बनाई गई। इसी बारे में हमने बात करनी है। आपको पता है सैलाबी सूरत हाल है मुल्क भर में इस वक्त। पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का हिस्सा डूबा हुआ है और 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है जो कि मुतासिर है इस वक्त। इसी को देखते हुए रहमान फारिस ने इसको लिखा है और खुरम लतीफ़ी ने इसको कंपोज़ किया है, जो कि म्यूज़िक के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। इज़ अ डायरेक्टर हिमसेल्फ इन पाकिस्तान, PNCA के अंदर। उनके साथ जो इसके कंपोज़र हैं, अरेंजर हैं इनफैक्ट, शहरी बख्श, वो भी मौजूद हैं। हम इन दोनों शख्सियात से बात करते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन है जो कि मुतासरा एक फ़र्द की है उस दरिया के साथ जिसके साथ उसका रिस्क और उसकी ज़िंदगी वाबस्ता है। सो हम खुरम से इस हवाले से बात करते हैं। खुरम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शहरी भी आपके साथ है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, ये जो आपने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, आपके माइंड में क्या था और ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये एक बैलेड तख्लीक हुआ? अस्सलाम वालेकुम। जो सिचुएशन है वो तो सब देख रहे थे कि कितनी दर्दनाक सिचुएशन है, और सब इदारे, सब लोग अपने अपने तौर पे मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम बहुत डायरेक्ट मैसेज नहीं बल्कि इनडायरेक्ट मैसेज, ऐसा इनडायरेक्ट मैसेज दें कि जो लोगों को ये एहसास दिलाए कि यार हमें उठ के कुछ करना चाहिए, वो सिचुएशन की इंटेंसिटी को समझा सके और लोगों के अंदर कहीं एक
एक फीलिंग जो देर पा फीलिंग हो वो उभार सके कि हमें कुछ करना चाहिए। तो वैसे बहुत तरीके हैं, डायरेक्ट तरीके हैं कि आप कहें कि हम डूब गए, हम मारे गए, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीका है जो हमेशा बहुत असर रखता है और देर पा होता है। तो फिर इस तरह से एक आइडिया आया कि चूँकि दरिया जो है वो हमारे साउथ पंजाब में, बल्कि अगर आप स्कर्दू से शुरू करें तो जहाँ जहाँ से इंडस रिवर बहता है और फिर वो सिंध के आखिर तक जहाँ तक वो समंदर में मिल जाता है, तो वहाँ तक जो है वो दरिया के साथ बड़ा रिलेशनशिप है लोगों का, बड़ा सेक्रेट किस्म का रिलेशन है, बड़ा मुकद्दस रिलेशन है, बड़ा इमोशनल रिलेशन है, जैसे कोई बाप हो, जैसे कोई बड़ा हो, जैसे कोई घर का फ़र्द हो। तो वो मेरी रहमान फारिस भाई से एक डिस्कशन हुई कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दरिया को मुखातिब करके बात करनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि हमने उसमें गिला शिकवा किया है, लेकिन असल में गिला शिकवा नहीं है, बल्कि ये दुख सुख है कि जैसे आप अपने घर वालों से बयान करते हैं कि हम कितने करीबी थे और हमारा कितना गहरा और पुराना साथ था, और फिर उसके बाद जो है वो ऐसे कोई अपना कोई ऐसे किसी से करता है, और कहीं पीछे ये शिकवा दरिया से और नेचर से और खुदा से नहीं है। असल में तो ये एक इशारा है सिस्टम की तरफ और इंतज़ामात की तरफ। तो इस तरह का आइडिया था। अच्छा खुरम, आपने इसको जब एग्जीक्यूट किया, ऑब्वियसली इसको एक आपने बड़े, जितना हमने सुना और जितना हमने भी देखा भी, बहुत पोलाइट वे में आपने उसको मुखातिब किया दरिया से, और एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन वाला मामला हमने देखा। इसकी अरेंजमेंट को लेकर, इसको पोर्ट्रे करने के अंदर जो एक माइंडसेट था वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। बस जितना तजुर्बा मुझे हुआ इस फील्ड में, तो यही सीखा है कि जितनी इनडायरेक्ट और जितनी आराम से और धीमी बात कही जाएगी उतनी वो असर रखेगी। तो जब मुझे रहमान फारिस ने पोइट्री भेजी सुबह 5 बजे और उन्होंने कहा कि यार मैं सारी रात आंसुओं में मेरी आंखें भीगती रही हैं, और जो रात हमारी डिस्कशन हुई थी उसके बाद, और उन्होंने इतना खूबसूरत लिखा, इतनी अच्छी कहानी लिखी कि सुबह उठते ही मुझे भी जो मेरे रूटीन के काम थे मुझे वो नहीं करने दिए इस नज़्म में। और आपने भी जब इसको द वे यू हैव कंपोज्ड इट ना, आपने बिल्कुल उसको उसके मेरिट के ऊपर जाके कंपोज किया, और आपकी ये क्वालिटी है भी, आई नो दैट। शहरी भी चूंकि आपके साथ हैं, शहरी आपने चूंकि इसका म्यूजिक अरेंज किया, जो डिमांड थी ट्रैक की बिल्कुल उसके मुताबिक है, जो भी सुनता है उसके दिल को लगता है, और जो लोग देख रहे हैं वो ज़रूर इसको ढूंढें, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर इसको देखें, आपको पसंद आएगा। शहरी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस, क्या कहना चाहेंगे? जी इमरान, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको ऐसे कभी नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मैंने म्यूज़िक की है, बिकॉज़ इट्स अबाउट टीम वर्क। रहमान भाई से लेके और जितने भी हम सिंगर्स बीच में हैं, और म्यूज़िक अरेंजमेंट, मिक्सिंग, मास्टरिंग, सब लोगों का एक मिला जुला एक काम है। और जैसा कि खुरम भाई ने कहा कि ये ख़ास तौर पर स्पेसिफ़िकली अगर इस मैसेज की बात की जाए, इस कॉज की बात की जाए, तो उस हवाले से हमने इसको बहुत धीमा रखा है म्यूज़िक को ख़ास तौर पर, और इसमें हमने किसी भी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक नहीं डाला है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस थीम के अकॉर्डिंग और आपकी इस कॉज के मुताबिक वो नहीं जाता। सो हमने कोशिश की कि इसको बिल्कुल एक्विस्टिक और बड़ा धीमा रखा जाए, और वो फील इसमें रहे, ताकि लोगों का इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि वो ओवर लगना शुरू हो जाए, और इतना कम भी ना हो जाए कि बिल्कुल गम के जॉनरा में चला जाए। वक्त मेरे पास तकरीबन खत्म हो गया। खुरम, इन दी एंड, एक तो आप डेफिनेटली आप आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट की बात बड़ी मानी रखती है, आप म्यूजिक की ज़बान में तो कह ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी करंट सिचुएशन को देखते हुए, अपनी इस क्रिएशन को मद्देनजर रखते हुए, जो भी आप ऐड ऑन करना चाहें इन दी एंड। खुरम, बस यही है कि जैसे सब इदारे, जैसे जहाँ जहाँ जो जिस पोजीशन में है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, तो आर्टिस्टों को भी चाहिए कि वो अपना जो फ़न है उसके ज़रिए जो सिचुएशन की इंटेंसिटी है उसको लोगों को अवेयरनेस दें उसकी, और बाकी जिसका जो काम है वो करें, वो ज़रूर अपनी जिम्मेदारी अदा करें। ठीक हो गया, हमारे पास वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बहुत शुक्रिया शहरी और खुरम आप दोनों का, एंड वो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़बरदस्त आपने ये एक चीज़, एक सिचुएशनल चीज़ बनाई, और आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आएगी। हमारे साथ मौजूद थे खुरम और शहरी, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी शो का वक्त खत्म हो गया, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को, लेकिन कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ रहेगा, आपने देखना है। और डोंट फॉरगेट टू डोनेट
डोनेट जो भी आप कर Yes. सकते हैं फॉर दी फ्लड विक्टिम्स। अल्लाह हाफ़िज़।